बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ई स्पेशल ट्रांसमिशन सच की जानिब से और आपकी मेज़बान महविश चौधरी की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आपके ये जो ईद का त्यौहार है, ईद की खुशियाँ हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आप गुजार रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। देखिए, ये एक ऐसा त्यौहार है जो हमें बहुत बड़ा जो है वो सबक देता है, दर्स देता है। अगर तो आप ईद उल अज़हा के फ़लसफ़े को समझ लेते हैं, आप जान लेते हैं कि ईद कुर्बान जो है वो क्या है, ये हमारे लिए क्या पैगाम लाती है, तो ऑब्वियसली ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। देखें, जब भी आप सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या सिर्फ जानवर की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, या जो हमें ये ईद कुर्बान दर्स दे रही है, जो एक फ़लसफ़ा लेकर आती है, जो एक पैगाम लेकर आती है, क्या उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। आपने इस ईद पे जब आप सुन्नत इब्राहिमी अदा करें, तो आपने सबसे पहले तो एक पूरा सिलसिला, एक वाक़या अपने माइंड में रखना है, अपने बच्चों को भी बताना है कैसे एक ख्वाब आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, फिर किस तरह से वो अपने बेटे से डिस्कस करते हैं। बार बार वो ख्वाब आता है, बहुत सारी चीज़ें वो कुर्बान करते हैं, लेकिन फिर भी वो ख्वाब नहीं रुकता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपने अपने बच्चों को बतानी है कि कहाँ से ये सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला शुरू जो है वो कहाँ से हुआ है, फिर ये क्या पैगाम, ये क्या दरस लेकर ये ईद आई है। तो आपने अपनी अना पे छुरी चलानी है, आपने अपने ज़िद पे भी आज छुरी चलानी है। जो बेजा ख्वाहिशात को हमने जन्म दे रखा है, आपने आज उस पर भी छुरी चलानी है। और कोशिश कीजिएगा कि तकवा इख्तियार करें, परहेज़गारी जो है वो बहुत ज़रूरी है, सादगी अपनाएं, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप खुशहाली चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, इस ईद को इंजॉय करना चाहते हैं या हर ईद को इंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर आपको ईद का फ़लसफ़ा और ख़ासकर ईद उल अज़हा, इस ईद कुर्बान का फ़लसफ़ा जो है वो मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा की तरह आपके लिए हम जो ट्रांसमिशन लेकर आते हैं, मुख्तलिफ़ मेहमान हमारे साथ होते हैं, आपकी खुशियों के जो रंग हैं उनको हम दुबाला करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप घर में बैठे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अच्छी अच्छी बातें सुनें, इस त्यौहार को आप इंजॉय करें और आपकी खुशियों में हम शरीक होते हैं। ऑब्वियसली हमारी फैमिली भी होती है, लेकिन हम आपको अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी समझते हैं, आप हमारी पहली फैमिली बन जाते हैं। आपसे मिलने के बाद फिर हम जाते हैं घर, अपनी फैमिली से मिलते हैं। तो आज की इस ट्रांसमिशन में भी हमें कुछ मेहमानों ने ज्वाइन किया है जो कि मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, और लोग जो बिज़ी होते हैं इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी के अंदर, जो मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात होती हैं, ईद के मौके पे उनकी क्या मसरूफ़ियात होती हैं, फ़ैमिली को किस तरह से वक्त देती हैं, क्योंकि जो ख़ासकर सियासी और समाजी शख्सियात होते हैं उनके लिए मुझे लगता है ख़ासा मुश्किल हो जाता है कि फ़ैमिली को भी साथ मैनेज करना, फिर एक अवामी नुमाइंदा होने के साथ साथ उन्होंने फ़ील्ड में भी निकलना है, लोगों को भी देखना है, उनको भी मिलना है, ईद मुबारक कहनी है। तो आइए ज़रा जो आज हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ़ कराते हैं और जानते हैं कि ईद की खुशियाँ वो कैसे मना रहे हैं, कैसे मनाते हैं, क्या गहमा गहमी होती है, क्या स्केड्यूल उन्होंने सेट किया होता है, या ईद के रोज़ भी उनका काम जो है वो चलता रहता है। हमारी पहली जो मेहमान है, आप सियासी और समाजी शख्सियत हैं जी, अर्जुमन कुरैशी साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद खैर मुबारक। मुबारक। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप भी सियासी और समाजी शख्सियत हैं, सोशल कामों में आपने देखा होगा बहुत पेश रहती हैं माशाल्लाह से। हमारे साथ मौजूद हैं जी गुलनाज मुबीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ईद मुबारक। कैसी खैर हैं आप? मुबारक, आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का, आपने हमें आज ज्वाइन किया। अर्जुमन कुरैशी साहिबा, आप ही से आगाज़ करते हैं। बताइएगा, ईद का पहला, दूसरा, तीसरा रोज़ कैसे गुजारती हैं, क्या मसरूफियात होती है, किस तरह से तीनों दिन को आपने प्लान किया हुआ होता है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ट्रांसमिशन में मुझे इनवाइट किया। और ईद का दिन जैसे सारे पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं, घरों में जाना, क्योंकि जहाँ भी सारे लोग, कोई किस फैमिली में, कोई किस फैमिली में, कोई किस सिटी में, तो सब का फिर एक जगह इकट्ठे हो जाना और फिर सबका मिलना, गेट टुगेदर, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है। इस्लामिक उससे भी देखें, त्यौहार को भी देखें, तो सारे मिल जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है। आप तैयार होते हैं, सबसे मिलते हैं, बच्चों से बड़ों से एक साथ मिलने का मौका मिलता है। पहला दिन ऑब्वियसली मिलाने में, खाने में, ईद कुर्बान जो है निकल जाता है, गोश्त तकसीम करने में ऐसे। फिर दूसरा तीसरा दिन ऐसे, कभी किसके घर दावत है, कभी किसके घर दावत है, तो आना जाना, कभी मेहमान तो कभी मेज़बान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। गुलनाज साहिबा, आप बताएं क्या रूटीन होती है, किस तरह से ईद के तीनों दिन आप मैनेज करती हैं, क्योंकि आप जैसे मसरूफ़ तरीन शख्सियात के लिए ख़ासा मुश्किल हो जाता है घर और बाहर दोनों को मैनेज करना, लेकिन कहीं ना कहीं तो रूटीन को बैलेंस करना पड़ता है। तो बताइए, ईद के इस पुरमसरत मौके पे क्या करती हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, और सच टीवी का जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम
آرگنائز کیا اور اتنی پیاری ہوسٹ ہمیں دیں تاکہ جو ہم بہت ہی کمفرٹیبل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو دوسرا کہ عید قربان چھوٹی عید ہو گئی عید الفطر اور یہ ہوگی عید الاضحیٰ, کیونکہ بڑی بچپن میں کہتے تھے لیکن اب اس کو عید الاضحیٰ جیسے ہمارا اس کا نام ہے تو اس کا مطلب بڑی قربانی کا دن ہے, یہ قربانی کی عید ہے. قربانی تو ان سینس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چلیں ایک بکرا ہے, بیل ہے, کوئی بھی ایسا جانور جو حلال ہے ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے جو ہمارے اسلام کا ایک مطلب ایک رکن ہے قربانی کرنا. جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اس کو قربان کرتے ہیں اپنے اس کے استطاعت کے حساب سے, تو پھر وہ قربان کیا جاتا ہے جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اس کو قربان کیا جاتا ہے. اور یہ لمحہ اتنا مطلب امیزنگ ہے کہ آپ بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جی قربانی بکرا لینا اور بچوں کا جو ایک دلچسپی ہے بکرے کے ساتھ, چاہے وہ بیل ہے کچھ, اور ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور کچھ گھروں میں تو ایسے میں نے دیکھے کہ کچھ دن پہلے ہی لے آتے ہیں, تو وہ بچہ اس کو لے کے, وہ خاص کر کے جو بوائز ہیں تو وہ بڑے شو مار کے باہر, اب تو تھوڑا کم ہو گیا یہ رواج, تو پہلے تو وہ رسی پکڑ کے بچے چلتے تھے اور اپنا بکرے کا وہ مطلب ان کو یہ بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے نا, اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جانور لے آئے ہیں. اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی تھی کہ ذبح کرتے روتے بھی تھے. تو یہ کہ مطلب بڑا اچھا سا ہم ایک سبق دیتے ہیں, ہم اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے بچوں کو ایک پورا لیسن ہے اس کے اندر, باپ کا رول کیا ہے اور بیٹے کا کیا ہے, جہاں باپ کو حکم ملتا ہے اور بیٹا کیسے فرما برداری کرتا ہے. اور یہ جی ایک رول ماڈل ہمیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ والد تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے تھے, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح خواب میں آپ سب جانتے ہیں, تو تھوڑے سے آپ کے توسط سے میں ناظرین وہ بچے جو ہیں جو چھوٹے ہیں جن کو ابھی سمجھ نہیں ہے کہ قربانی کیا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کو خواب آتا ہے کہ آپ اپنی سب سے پیاری جو چیز ہے اس کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں. 3-4 دن وہ خواب آتا رہا لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے. تو سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے آپ کے نزدیک؟ ڈفرنٹ آپ چیزیں قربان کرتے بھی ہیں, اونٹوں کی قربانی اور دیگر چیزیں, لیکن وہ خواب رکتا نہیں ہے. نہیں نا, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی پیاری چیز سب سے کیا, اولاد سے بڑھ کے کیا پیارا ہو سکتا ہے. تو وہ جب اتنا اللہ کا حکم اور ماننا جب اپنے بیٹے سے ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ ابا جی میرے, آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ یا کچھ ایسا کریں میرے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو صبر کیا انہوں نے, اولاد نے بھی فرما برداری کی, اور اتنی بڑی مثال بنی کہ یہ قربانی کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے نا, یہ تو ابراہیم علیہ السلام شروع کے پیغمبروں میں سے ہیں, اس کے بعد تو کتنے پیغمبر آئے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا, یہ رکا نہیں ہے. ہر دور میں اسی طرح قربانی کا جانور اللہ کے لیے ہم کرتے رہے. یہ نہیں کہ ہم اس کو میدان میں کہیں رکھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کا اتنا حکم ہے کہ آپ اس میں سے کھائیں, رشتہ داروں کو دیں, غریبوں کو دیں, اس کو بانٹ کے کھائیں, خوشی کے ساتھ کھائیں, حصے ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں نا, بنائے جاتے ہیں. رشتہ داروں کو دیں, غریبوں کو دیں, جو ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے. آپ کے گھر جب قربانی ہوتی ہے, یہ سنت ابراہیم ادا ہوتی ہے, تو جب حصے بنائے جاتے ہیں تو گوشت تقسیم کرنے میں آپ جو ہے وہ پیش ہوتی ہیں یا باقی گھر والوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ تقسیم کریں؟ ہاں جی, میں ہی پیش ہوتی ہوں کیونکہ وہ جب قربانی ہو کے گوشت میرے حوالے کر دیا جاتا ہے. اچھا, کیا باپ جانے اور گوشت جانے؟ گوشت جانے, آپ کو پتہ ہے بڑا ذمہ داری کا کام ہے, سارے تو پھر سو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ عید گرمیوں میں آتی ہے, تو باقی لوگ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. جو خاتون خانہ ہے, جو بڑی ہے گھر میں, پہلے بڑے ہوا کرتے تھے تو ان کے ذمہ ہم ڈال کے ہم بھی ادھر ادھر ہو جاتے تھے, لیکن اب جب خود اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں تو پھر سنبھالنا بھی تو ضروری ہوتا ہے. اور یعنی اب یہ ذمہ داری آپ پہ آ گئی. عید الاضحیٰ کا یہ جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے نا, اور جو فیملی کا سب سے بڑا ہوتا ہے, جو فیمیل ہوتی ہیں, ان کا فرسٹ ڈے کوئی تیاری شیاری میں نہیں گزرتا. مجھے عادت ہے جیسے وہ ڈیوائیڈ کر کے گزر جاتا ہے, قربانی کر کے گوشت ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو آپ کے گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ سیم ایسے ہوتے. وہی میں کہتی ہوں فرسٹ ڈے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ ہم تیار ہوں. تیاری کا ٹائم مل جاتا ہے, وہ بالکل اینڈ پہ, کپڑے خریدے ہوئے ہوتے ہیں, بالکل اینڈ پہ, بالکل اینڈ پہ ہم تیار ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی پہلے سارا کچھ گوشت تقسیم کرو, ایسے ہی پھر کچن سنبھالو, مختلف پکوان اور تیار ہو کے پکانا نا, تیار ہو کے پکانا, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ایسے ہی تو یعنی ساتھ ساتھ تقسیم کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. وہ تو سارا دن چلتا رہتا ہے, وہ پورا دن آبویسلی چلتا رہتا ہے. جب کوئی نہ کوئی گھر میں آتا ہے, جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ جاتی ہیں یا گھر کے کوئی اور جاتے ہیں؟ نہیں, میل. آپ میل جاتے ہیں؟ میل جاتے ہیں. اچھا, میل جاتے ہیں. تو آپ سے کوئی مشاورت ہوتی ہے؟ نہیں, ایسا سچ نہیں.
ये शुरू से हमारे मेल जाते हैं, वो जाते हैं, जाके लेके आ जाते हैं, बच्चे साथ चले जाते हैं। वो छोटी तो कभी आपने कहा नहीं कि जरा मेरी फरमाइश का जानवर भी ले आए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मौत ये टाइम ही नहीं, नौबत ही नहीं आई जानवर टाइमली आ जाते हैं। बेसिकली हम क्योंकि ज़मींदार फैमिली से हैं तो हमारे ये 5-5 माह 4-4 माह पहले ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़मींदार घराने में ये होता है कि वो उनके तो पहले से ही जो है ये सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा अर्जुमंद बताइएगा कि जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि बच्चों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, तो इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, ये ईद पैगाम कहलाती है। मुझे ज़रा बताइएगा कि पहले जैसे आपने कहा कि 3-4 महीने पहले जानवर आ जाता है, लेकिन चले 3-4 महीने नहीं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ता 10 दिन 1 महीना पहले ले आते हैं। लेकिन अगर हम इससे भी ज़्यादा वो करें तो कुछ लोग तो बिल्कुल 1 दिन पहले जानवर लेकर आते हैं। कहा गया ना कि आपने जो कुर्बानी का जानवर लाना है उसके साथ आपकी अटैचमेंट हो, आपका एक लगाव उसके साथ बढ़ जाए, तो आप जब, क्योंकि सबसे प्यारी चीज़ का जिक्र किया गया ना, तो अगर एक इमोशनल अटैचमेंट होगी तो जिस दिन आप सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे तो आप उसको महसूस कर सकेंगे। तो क्या आज वो एहसास, वो इमोशनल अटैचमेंट कहीं नज़र आता है? क्योंकि 1 दिन पहले जानवर आता है और उसकी भी देखभाल कोई और कर रहा होता है, हम बस जाते हैं, हाथ लगाते हैं, छुरी फिरवा देते हैं। ये बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चे हैं, जिन फैमिलीज में वो शोर शराबा डाल के वो कह देते हैं कि थोड़ा पहले आ जाए जानवर, ठीक है, पहले आ जाते हैं। और वो आप देखते भी, आप तो क्योंकि सोशल मीडिया हर चीज़ कमर्शलिज्म हो गई है, तो सोशल मीडिया पे आ रहा होता है कि हम देख रहे होते हैं कि बच्चे रो भी रहे होते हैं कि जानवर अब हमारा ज़िबा हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट वही सबक है ना जो दिया जा रहा है, वही कुर्बानी है जो उस टाइम बच्चा याद भी करता है कि हमने प्यारी चीज़ अब कुर्बान कर दी है। मोस्टली देखते हैं बच्चे रो रहे होते हैं कुर्बानी के टाइम, ठीक है। तो लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये जहाँ पे अवेयरनेस भी आई है तो वहाँ पे सोशल मीडिया का थोड़ा ये लॉस भी है कि वो शो में थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, बट वो जो एक्चुअल कुर्बानी है, वो जो एक्चुअल ताबेदारी है, जो फर्मा बरदारी है, वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। एग्जैक्टली वो कहीं पीछे रखी। गुलनाज साहब, इस पर आप क्या कहेंगी कि बच्चों को ज़रा ये तरबियत देना कि एक आप जब कुर्बानी का जानवर ला रहे हैं उसकी देखभाल करना, उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाना, इमोशनल अटैचमेंट हो जाना, फिर जब आप सुन्नत इब्राहिमी अदा करें तो आप उसको महसूस करें, तो ये जो एहसास है, ये जो फीलिंग है, ये जो लगाव है, ये ऑब्वियसली हमें ये जब सोशल मीडिया का दौर है, इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर हम गैजेट्स में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन इस अपना जो एक त्यौहार है, हमारा एक मजहबी त्यौहार है, इसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करें, तो कितना ज़रूरी है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए हमारा जो डिफरेंस आ गया ना अब छोटे बच्चों के साथ, वो उस तरह की जो हमारी ईदें हम उनके साथ अब कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले बच्चों को बहुत इन्वॉल्व किया जाता था ऐसी चीज़ों में। अब ये है कि जैसे आप बता रही हैं, इन्होंने भी बताया अर्जुमन ने कि ये जो है 1 दिन पहले ला रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ में कुछ दिन हफ्ता 10 दिन पहले लाया जाता है। तो वो बच्चे जिनके घरों में पहले लाया जाता है, थोड़ा उसको जानवर को पानी पिलाते हैं और उसको चारा खिलाते हैं, जाके लेके आते हैं, और मतलब इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एक्टिव भी रखती हैं, और उनको ना एक अपनी फैमिली के बारे में पता चलता है कि उनकी फैमिली ने क्या लिया है, वो अपनी बात कैसे लोगों में एक्सप्रेस करेंगे, दूसरे बच्चों में कैसे बात करेंगे। ये जो चीज़ है जानवरों के साथ वो लगाव हो जा रहा है, ये बच्चों को बड़ा एहसास बनाता है। अगर हम वक्त से पहले एक जानवर ले आते हैं, बच्चे उसकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों में एक बड़े पॉजिटिविटी जो है वो नहीं। तो हमारे मज़हब में आप देखें ना, जानवरों के साथ भी बड़ा रहम का सलूक करने का कहा गया है, और ख़ास करके कुर्बानी के जानवर का, कि अगर आप उसको ज़िबा सुबह करना है तो उसको ये ना उसके सामने छुरियाँ ना तेज़ करें, ना दिखाएं, और उसको ऐसा ना करें, और उसकी छुरी की जो धार है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए, ताकि उसको तकलीफ कम से कम हो। मज़हब हमारा बहुत ही आसान है, जहाँ इंसानों के लिए हमदर्दी है वहाँ जानवरों के लिए उतनी ही ज़्यादा है कि आप प्यासा ना रखें, उसको खिलाएं पिलाएं चराएं और ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि आपने सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह के राह में कुर्बान करनी है ना, तो वो चीज ऐसी ना हो कि वो कहीं कोई दुखी कोई ऐसी बात आपके लिए है। तो ये जो 10 जानवर बीमार ना हो की गई है। ये जो 10-15 दिन पहले जानवर आ जाता है ना, तो यहाँ पे एज ए पेरेंट्स हम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कि हम बच्चों को उसी टाइम ये बताएं कि जानवर का पहले आना, उसके साथ लगाओ, और इसका एक मकसद था जानवर का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये प्यारी प्यारी मज़ेदार बातों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। एक ब्रेक हमने ले ली नाज़रीन, वैसे तो ब्रेक लेने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जब ख़वातीन की बातें शुरू होती है ना तो वो उसमें फिर कोई वक्फा नहीं होता, लेकिन चूँकि ये भी ज़रूरी है ताकि आप कहीं चाय पानी आपने पीना है तो वो आप जाके ले आएँ। हम एक शॉर्ट सी ब्रेक लेकर आते हैं साथ।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। सच टीवी की जानिब से खसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। आपके ईद को खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मज़े मज़े की बातें हो रही हैं क्योंकि हम चाहते हैं जाने कि वो ईद किस तरह से मनाते हैं और ईद उल अज़हा की बात करें तो ये ईद हमें क्या मैसेज, क्या पैगाम देती है। अर्जुमन साहिबा, ज़रा मुझे बताइएगा, ज़रा बचपन में जाते हैं, ये बड़ी लाइफ में आके, प्रोफेशनल इसमें आके तो बड़े मसले मसाइल, बड़ी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं और ज़रा एक्सपीरियंस बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं ज़रा वो बचपन की यादें ताज़ा की जाए। तो ज़रा बताइएगा कि बचपन की ईद याद है जब ईद उल अज़हा आती थी, क्या तैयारी होती थी, उस ईद को, उस वक्त को मिस करती हैं? जी जी, बचपन की तो बात ही और होती है। ठीक है, वो अर्ली मॉर्निंग हमारे यहाँ, मतलब जो कुर्बानी है ना, अर्ली मॉर्निंग की जाती थी। तो हमारा एक डेरा था, तो वहाँ पे सबके इकट्ठे हो जाते थे। तो पहला फर्स्ट हमारा होता था। तो हम 5 बजे अजानों का टाइम होता था, तो हम अर्ली मॉर्निंग अलार्म लगाते थे कि हमें सुबह मामा जल्दी जल्दी उठाना है, हमने देखना है कि जब ये ज़िबा हो रहे हो। तो वो सुबह सुबह जाना और जाके फिर अपने डिशेस लेके जाते थे, गोश्त बनवा के आके मामा को देते थे कि ये लें। तो वो नाश्ते में हमें, वो क्या कहते हैं, वो जो कलेजी होती है, वो नाश्ते में रेडी मिलती थी। वो तो अभी भी है कि सबसे पहले तो कलेजी पकनी है। और वो जो ईद के कपड़े खरीदने और वो उसकी तैयारी और वो बार बार उसको देखना कि कब सुबह कब होगी, कब पहनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो साथ ज्वेलरी मैच करके शूज, और 2-3 मरतबा पहले ट्राई कर लेते थे। सुबह हो गया, देखेंगे कि बड़ी ईद हो, इस पे भी आपने अपने बड़े बुजुर्गों से, घर वालों के साथ जिद की हो कि मुझे ईदी चाहिए? सही, कभी ऐसा हुआ हो? बिल्कुल ऐसा होता है, मामू के साथ, चाचू लोग, हाँ वो तो लड़ाई होती है देने वालों में से? अब तो देने वालों में से हैं। पहले लेने वालों में से थे, अब देने वालों में से हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई हैं, अब हम इंजॉय कम करते हैं, बच्चों को एंटरटेन ज़्यादा करवा रहे होते हैं। तो अभी भी बच्चे आपसे ईदी मांगते हैं कि भाई चले ईद उल फितर की बात करें, वो तो हम कहते हैं कि ईदी देनी ही देनी है। जी। लेकिन इस बड़ी जी, ये दोनों ईद जो है तो ये बच्चों के लिए ईदी होती है, इन्हें चाहिए। बच्चों को गोश्त से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनको नहीं, उनको चाहिए डॉलर चाहिए, ईद चाहिए, ईद ही उनको चाहिए। गुलनार साहिबा, आप जरा बताएं, बचपन की ईद, बड़े आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे लगता है आपको अपने वो बचपन का वाकया और वो टाइम बड़ा याद आ रहा है, तो जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। वो बेटा, आपने जब बात की ना बचपन की, तो वो आपका दिमाग कहीं, मेमोरी आपकी कहीं चली गई बचपन में। तो अभी वो सोचते हैं कि हम जब छोटे थे तो माशाल्लाह भाई बड़े थे हमारे, तो हम लोग वो कुर्बानी के, क्योंकि मेरा ताल्लुक क्योंकि पेशावर से है साइड से, तो हमारे वहाँ पे ना दुम्बे बहुत कुर्बानी के लिए पसंद किए जाते थे। तो वो मेरे फादर भाई वो दुम्बे को ज़्यादा वो करते थे, तो वो हम लोगों का बहुत ही खुश होते थे कि हम लोग, फिर मेरे भाई उनको नहलाना दुम्बों को, और फिर उसकी तस्वीरें बनानी, उसके साथ हमने खड़े हो जाना पकड़ के ईद वाले दिन। मतलब ये तो एक बहुत ही थी ना ऐसी की बात के, उसके बाद फिर जब वो ज़िबा हो जाता, फिर बहुत ही ये था कि नाश्ता सबको होता था। तो कुछ घरों में जैसे सुबह का रोज़ा रख लिया जाता है कुर्बानी के साथ, गोश्त के साथ उसको करते हैं, खोलते हैं। मेरी अम्मी रखती होती थी। तो जिनकी कुर्बानी होती थी वो रोज़ा रखते थे। मुझे अब थोड़ा सा इसका नहीं है बैकग्राउंड, लेकिन हमारे घर में रखा जाता था कि रोज़ा जब कुर्बानी का गोश्त आया तो वो उसके साथ कलेजी या किसी से उन्होंने खोल लिया। और उसके बाद वो थोड़ा ही टाइम होता था, सुबह सुबह कुर्बानी हो जाती थी। तो वो जल्दी से, अपना तो वो कलेजी बनती थी, फिर साथ पराठे बनते थे, पराठे के साथ कलेजी, इतने मज़े की छोटी छोटी। मैं खुद भी बहुत अच्छा पकाती हूँ, तो वो अम्मी पकाती हैं। हाँ, बहुत अच्छी माशाल्लाह लोग कहते हैं, लेकिन ये कि एक शौक भी है। आप हमें इनवाइट करें, हम आपको जरूर बिल्कुल, हाँ ये ऐसा एक होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, हम तब मानेंगे। हाँ तब मानेंगे। हाँ, तो वो कलेजी का एक सुबह नाश्ता, तो पराठा साथ चाय, और ये उसमें मतलब बड़ा ही मज़ा आता था। और कुछ देर बाद फिर ना रेस्ट, फिर ऐसे ही वो होता था कि बस अब खा लिया, अब काम इतना पड़ा है, बाकी लोग तो सब इधर उधर, लेकिन जो खवातीन है उनका काम तो वो किस पे छोड़ेंगी। गोश्त समेटना, फिर कोई ना कोई घर में आ रहा है, गोश्त साथ तकसीम होते रहना, आ रहे हैं गोश्त। फिर एक रवायत है कि जिसकी कुर्बानी होती है वो घरों में गोश्त भी बांटते हैं। वो कोई ना कोई बेल हो गई, बाहर आ गया, कोई गोश्त आ गया, फिर उधर चला गया, फिर एक मतलब गिव एंड टेक लगा रहता था। और ये देना और लेना ये सारा दिन होता रहता है घरों में, कि आपके घर आ गया और आपने कर दिया, कुछ घरों में भेजा। मेरा ये होता है कि मैं कहती हूँ जिनकी कुर्बानी नहीं है ना, मैं पहले उनको ना
कर ले, मुझे पता होता है। मैं कहती हूँ मैं पहले ना उनके घर भेज दूँ, उनके ताकि घर में भी पके ये पहले ना। बड़ी खूबसूरत हाँ, बात मुझे थी, सिर्फ हाँ। ये थोड़ा मैं पूछ लेती हूँ अपने रिलेटिव्स में भी या जो हमारे जानने और वाले। देखिए ना, आप सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं तो उसका मकसद भी यही है ना, आपने क्या अपने फ्रिज भरने, अगर वो भरने तो वो तो साल में किसी भी दिन फायदा, अपने कपड़े पहने और आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे नहीं कर सकते और वो इन चीजों को तरसे। इवन कुछ लोग ऐसे साल उनके घर में गोश्त की उन्होंने शक्ल नहीं देखी होती, सिर्फ इस ईद के मौके पे जरा वो पूरी उम्मीद होते हैं कि चले हमारे घर भी आज गोश्त बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ घरों में तो ऐसा ही होता है कि बिल्कुल नहीं आता, और जो आप समझते हैं कि आजकल महंगाई का दौर है और इतना ज्यादा इसके ऊपर, और इवन ये महंगाई का जो आपने जिक्र किया, इवन इस आप देखें ईद कुर्बान पे, इससे कबल भी जब हमारे प्रोग्राम चल रहे थे उसमें हम रिपोर्ट्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करते थे कि जो पहले हमें मवेशी मंडियों पे रश नजर आता था, इस दफ़ा नहीं था। जानवर तो बहुत थे लेकिन खरीदार नहीं थे, खरीदार नहीं है, तभी रेट कम था। हाँ, जो मंडी वालों की हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, वो बड़े बेचारे पाल के लेके आते हैं और इस गर्मी के मौसम में आते हैं, लेकिन वो बड़े मायूस नजर आए। इसका मतलब है कि इस दफ़ा बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी नहीं की होगी, तो हमें खास ख्याल रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने 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 इर्द गिर्द देख लें। अगर आपको अपने हिस्से से भी तकसीम करना पड़े ना, तो हमें सोचना नहीं चाहिए। मैं एक जगह बड़ी प्यारी बात एक मैं आपको शेयर कर दूं, फिर मुझे भूल जाएगी। किसी ने, मैंने देखा व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी ने लिखा कि गोश्त को सेव करने के क्या तरीके होने चाहिए। उन्होंने कहा, किसी ने जवाब दिया कि आप ऐसा करें कि आप गोश्त सेव ना करें, आप अच्छे से पैकेट में बनाएं और इसको बांध दें। सेव करने की जरूरत नहीं है कि फ्रिज में इसको कैसे महफूज किया जाए। महफूज करने होने कि महफूज मत करें, इसको बांट दें। वो जो बांट दिया जाएगा ना अर्जुमन साहिबा, जो बांट दिया जाएगा एक्चुअली में महफूज वो होगा। ऐसे ही है, जो आपने खा लिया वो महफूज नहीं होगा, वही महफूज होगा। अच्छा, मैं कहती हूँ जो हम लोग हैं ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम मतलब रूटीन में खा लेते हैं या गोश्त खाते रहते हैं, तो वो जो अगर हमारा हिस्सा मेंशन भी किया गया ना इस्लाम में, तो हम वो बेहतर है कि उन लोगों को दें जो डिज़र्व कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है। और हम ऐसा करते हैं कि जब ऐसा देखने में मोस्टली आता है कि कुछ ऐसे गरीब होते हैं, जब वो मांगने के लिए आए होते हैं, जैसे फुकरा होते हैं, आते हैं, तो हम जो बचा कुचा गोश्त होता है ना वो दे रहे होते हैं, वो बड़ा तकलीफ दे होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम वो जो बेहतर गोश्त है, जो अच्छा गोश्त है, वो उन्हीं को दें। ठीक है, वो हमारी अब अल्लाह पाक तक ना आपका वो जानवर जा रहा है, ना उसकी बोटियां जा रही है, ना उसका खून जा रहा है, फ्रिज भरे के भरे रह जाते हैं। अब तो फ्रिज भर दिए जाते हैं कि सेव कर लें। पहले स्पेशली रेफ्रिजरेटर खरीदे गए, डीप फ्रीजर के वो हमने भरने हैं। अगर वो भरने ही है, उसी के लिए आप जानवर कर रहे हैं, तो फिर आप वो साल में किसी भी दिन कर लें। ईद के दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जो एक गोश्त के पार्ट्स हैं, अगर चॉप से अलग कर दी आपने, वो पुट का गोश्त अलग कर लिया या आपने स्टेक के लिए अलग कर लिया, तो वो तो सारी छांटी हमने कर ली है, तो उसमें से बाकी रह गया तो फिर वो हड्डियां बांटेंगे और चीज़ें आप बांटेंगे। हाँ, तो मकसद फात हो जाता है। मकसद ऑब्वियसली मकसद खत्म हो जाता है। अर्जुमन साहिबा बताएं, गुलनाज तो उन्होंने बताया मैं तो बड़ी अच्छी कुक हूँ, ये तो जब हम जाके चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, हम बताएंगे, लेकिन उन्होंने ये एक माना है, एडमिट किया है कि वो अच्छी कुक है। मुझे बताएं, अच्छी कुक है? मैं बिल्कुल अच्छी कुक नहीं हूँ। ये तो नहीं कह रही कि कहीं हम आपके घर नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं घर के जो दूसरे दीगर काम है जैसे सफाई वगैरह, तो वो मैं कहती हूँ मुझसे जितना करवा। घर में खाना कौन बनाता है? वो मेड रखी हुई है। ईद के दिन भी? ईद के दिन भी। तो वो छुट्टी नहीं लेती ईद के दिन? नहीं, वो बेचारी काफ़ी टाइम से हमारे साथ है। माँ सबके जाए, 15-20 साल से साथ ही होती है। 15-20 साल से हमारे साथ है ना कि मेड ईद के दिन भी इनके घर होती है। ये तो बारे न्यारे हैं, वरना ईद के दिनों में कहाँ मेड मिलती है? वो कहते हैं हम तो भाई बाजी, वो पूरी फैमिली अच्छी है जो आपके साथ रह रही है। सीरियसली, तो इन्होंने इसलिए साथ रखा। पूरी फैमिली साथ रहती है। अच्छा, पूरी फैमिली? जी जी, उनके शौहर भी, उनके दो बच्चे भी। फिर तो अच्छा है ना कि आपने उनको पूरी फैमिली को रिहाइश दी हुई है, तो वो उनके लिए और अच्छा है। तो घर में सबसे ज्यादा क्या फरमाइशी क्या बनवाती हैं? मेरे शौहर बहुत फूडी हैं, तो वो गोश्त खो रहे हैं तो वो ठीक ठाक, मतलब नहीं पठान नहीं है, हम सराइक की हैं। हाँ जी, कुरैशी फैमिली से मेरा ताल्लुक है, तो गोश्त खो रहे हैं। वो बताते रहते हैं कि ये खाना है, ये खाना है। ये भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं आता, कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ, शनवारी अच्छी बना लेती हूँ। जैसे कोई शौक होता है कि मतलब करना है या ये चीज़ बड़े शौक से कुकिंग करनी है, नहीं ऐसा नहीं है। बस आगे अगर कहीं कभी करनी पड़े, करना है। अगर कोई नहीं, स्पेशली क्या फरमाइशी क्या बन रही होती है? बारबेक्यू या दिगर और क्या? सारा कुछ बन रहा होता है, चपली कबाब भी बन रही होती हैं, कलेजी भी बन रही होती है, नमकीन भी बन रहा होता है, स्टू भी बन होता है, वो सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है। ईद के दिन किचन जाती हैं? जी बिल्कुल जाती हैं, आना जाना होता है, ससुराल वाले आ रहे होते हैं, मेके वाले आ रहे होते हैं, तो वो तो चीजें उठाई रखी दी करी या नहीं साथ सर्विंग भी हो रही थी,
साथ साथ डाल भी देते हैं साथ, मीठा खुद बनाते, मैं मीठा अच्छा बनाती हूँ। बड़ा अच्छा काम कर रही होती है, डाल ये भी के मुश्किल दे रही काम होती है, ये भी मुश्किल है। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये बहुत टफ काम होता है। नहीं, चीजें काटती वाटती है, कोई प्याज जी वगैरह जी काट बिल्कुल दिए, बिल्कुल टमाटर काट बिल्कुल, ये दिए, मैं मिर्ची उसकी हेल्प मिर्ची। अच्छे से कर लेती हूँ। मतलब टमाटो ये है, help प्याज काटने है, में जी जी expert जी हैं आप। जी, बर्तन सारे मैंने खुद साफ करने हैं, बर्तन सारे मतलब सेट करके रख देनी ये है। मेरी बात समझी नहीं है, समझिए जिनको काटने आगे में एक्सपर्ट है। बच के रहिएगा भाई। मुझे आप बताएं गुलनाज साहबा कि ईद पे आपके घर सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है वो किसको देखने में मिलती है, कि ख़वातीन ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, या घर के मर्द जो हैं बड़े एक्साइटेड हैं कि भाई ईद कुर्बान आ रही है? मैं विश ऐसा है कि बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां थी मेरी, तो उनकी शादी हो गई है अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत थोड़े से लोग, मैं और मेरे मियाँ होते हैं, ठीक है। आप और आपके हाँ, मियाँ तो बस वो ये होता है कि बहुत ही अब खामोश से हमारी ईद गुजरती है। तो ईद और के दिन बस पहला दिन तो आपको पता है ना, फर्स्ट टाइम तो आपके पास है ना, आप वो तो घर आपने में, अपनी सही। कुर्बानी और उसको करना है, जो पकाना मैंने तो बस वो उनके लिए है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शौकीन है, नमकीन गोश्त पकाना है, फिर पुलाव पकाना है, हाँ। और इस तरह यखनी पुलाव है, बहुत ही उसमें। तो ये नहीं आप पूरा दिन आप खुद ही मेरा, कुकिंग हाँ, करती मैं रहती इन हैं? चीज़ों की उसमें होती हूँ कि अब कौन सा ये गोश्त वो अलहदा कर लेते हैं ना, अच्छा। तो ये वाला मछली वाला गोश्त है तो ये ठीक है। नमकीन के लिए आ रहा है, ये चॉप्स सही। है, और ये चीज़ें वो फिर थोड़ा सा होता है कि स्पेशल, क्योंकि चीज़ों के अलग अलग रेसिपीज़ हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं सही सही। कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ मेन। हाँ, दिन गुजर जबरदस्त। जाए। तो उसके बाद फिर ईद के सेकंड थर्ड डे फिर जी, मेहमान जी। आना शुरू हो हाँ, जाते फिर हैं? आना शुरू कहीं हम चले जाते हैं, फिर क्योंकि ज़ाहिर अब अकेले बंदे फिर कहाँ जाएं। हाँ ईद पे हाँ, कितना तो टाइम आप हाँ अकेले जी, एक हाँ, तो दिन वो फिर गुजारेंगे? कुछ हमारी तरफ आ जाते हैं, कुछ मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को बनाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे गेस्ट आएँ, तो मैं ईद के ही उसमें से ना, कुर्बानी के गोश्त में से कुछ बना लूँ, ताकि ना वो मज़ा आए, ताकि उनको कबाब, शामी कबाब बन के, और दूसरे चपली कबाब बन गए, या कुछ मैरिनेशन ऐसी जल्दी जल्दी कर लें। सही। तो अच्छा, खाना पकाने का तो अर्जुमंद आपको बिल्कुल शौक नहीं है, आपको खाने का शौक है, या आप सर्व करती हैं, इतना बड़ा आप काम करती हैं। एक और चीज़ जो आजकल हर इंसान की ज़िंदगी में है वो है सोशल मीडिया, और उसके लिए उसने ईद हो या ईद के बगैर भी कोई मौका हो, जब नए कपड़े ख़वातीन पहनती हैं, तैयार होती हैं, पिक्चर्स और रील्स ना बने, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो अब ये बनाने का शौक है? जी जी, जब फ्री ये हो शौक जाते है। हैं तो वो तो लाजमी, वो तो एक फैमिली शूट होना है और वो बाकायदा स्टेटस पे अपडेट होना है। सही हो गया। वो तो एट द एंड चलना ही चलना है। वो चलना ही चल रहा है। ईद के पुरमसरत मौके पे खुशी का मौका है, ऑब्वियसली ये सेलिब्रेशन चल रही है, आप नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैसेज इनफैक्ट वही है, मैं वही कह रही हूँ ना कि हम पीछे थोड़ा रह गए हैं लेसन देने में, कि चाहे ईद उल अज़हा या ईद रमज़ान की होती है, तो ईद उल अज़हा एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। अच्छा देखिए, ये अब सुन्नत है, ये फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बहुत से फ़र्ज़ को भूल कर हम सुन्नत को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए कि जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी जा रही है ना, तो वो कब मकसद ज़िंदा रहना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गुलनाज साहिबा, आपका पैगाम नाज़रीन के लिए? जी, मेरा इस मौके पर यही पैगाम है कि क्योंकि ये इसार और कुर्बानी का महीना है, क्योंकि पहले हमने देखा कि हज के ऊपर लोग जमा हुए, दुआएं की गई, और उसके बाद फिर ये खुशी का मौका आता है कुर्बानी का। तो मैं समझती हूँ कि सबको जो है अपनों को याद रखें ज़रूर, ठीक है, फ़ोन ज़रूर करें उनको, बात करें, बात कर लें, मिल लें, अगर वो करीब हैं तो उनको देख लें, जाके मिल लें, ताकि रिश्तों के अंदर जो एक तनाव आ गया है वो ना हो, और अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डालें। बड़ी खूबसूरत बात। तो वो ताकि ना मतलब रिश्ते कायम रहे। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का, वंस अगेन ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका, ये तो सिलसिला चलेगा। थैंक यू सो मच नाज़रीन। ऑब्वियसली ईद का मौका है, जैसे हमारे मेहमानों ने भी ये पैगाम दिया कि सुन्नत के साथ साथ जो फ़राइज़ हैं हमारे, सबसे पहले आप उनको देखें। बहुत सारे फ़राइज़ हैं जो हम सर अंजाम नहीं देते, और हम नवाफिल और सुन्नत और इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो ये चीज़ें अब सबसे पहले अपने फ़राइज़ को भी फोकस किया करें, और फिर ईद कुर्बान का जो मकसद है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और साथ ही साथ ये बड़ा एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग हमसे खफा हैं, नाराज़ हैं, हम उनको इस ईद के मौके पे राज़ी कर लें। ब्रेक की जाने पड़ रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और शख्सियात जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे भी मज़े मज़े की बातें करेंगे और जानेंगे कि वो ईद का ये जो पुरमसरत मौका है किस तरह से गुजारते हैं। ईद का पहला दूसरा रोज़ जो है वो उनका किस तरह से गुजरता है, क्या मसरूफियात होती हैं, अपनों को किस तरह से वक्त देते हैं, अगर कोई नाराज़ है तो उसको वो राज़ी कैसे करते हैं, क्योंकि ये टिप जो है लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बच्चों के साथ उनकी क्या मसरूफियात होती है। सोशल मीडिया का दौर है, मोस्टली लोग
تو اس اسکرولنگ میں ہی اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. تو کیا عید کے دن ذرا فون کو فرصت ملتی ہے یا عید بھی ان کی اس فون کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے؟ تو ذرا ان چیزوں پہ مزید ہم روشنی ڈالیں گے, یہ تمام تر چیزیں اپنے اگلے مہمانوں سے پوچھیں گے, لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عید اسپیشل ٹرانسمیشن. عید کا موقع, خوشیوں کا موقع ہے. یہ تہوار ہم مل جل کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہیں اور سچ ٹی وی یہ خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا ہے. تو عید قربان کی بات کریں تو ایک بہت بڑا میسیج یہ عید لے کر آتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ میسیج, وہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ خود بھی اس کو یاد رکھیں, اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, کیونکہ بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہیں اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ ٹرانسمیشن کریں تاکہ یہ خوشیاں ہم بانٹیں تو یہ بڑھتی چلی جائیں. کچھ اور مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ عید کا موقع ہے, یہ پرمسرت موقع, وہ کس طرح سے گزارتے ہیں, کیا روٹین ہوتی ہے, کس طرح سے فیملی کو وقت دیا جاتا ہے, سنت ابراہیمی کیسے ادا کرتے ہیں, اور اس کا جو پیغام ہے, اس عید کا جو مقصد ہے, کیا وہ بھی لوگوں تک پہنچتا ہے, یا آج کل جو ٹرینڈ ہم نے چلا رکھا ہے کہ اپنے فریزر ہم نے بھرنے ہیں. تو آئیے ذرا مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے نیکسٹ مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ فیلڈ کے اندر ماشاءاللہ ایک اپنا نام بنائے ہوئے ہیں, بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں. ارج علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم عید السلام. مبارک. کیسے آپ؟ خیر مبارک. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا سیٹ بہت پیارا ہے, پروگرام بھی اچھا, اور آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, ہمیں ہی پیارے. ناظرین, اگلی ہماری مہمان جنہوں نے ہمیں عید کی اس موقع پہ جوائن کیا ہے, ان کی خدمات بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آن اسکرین بھی آف اسکرین بھی, فیلڈ کے اندر کافی ایکٹیو ہمیں نظر آتی ہے. سائمہ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم عید مبارک سائمہ. عید مبارک. بڑی پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. ایز یوزول آپ بھی بہت پیاری. تھینک یو سو مچ. سو ارج صاحبہ, ارج صاحب لیڈیز فرسٹ ہم کرنے لگے ہیں کیونکہ میں کنونس سیٹ میں دو خواتین ہیں. سائمہ بتائیے گا, عید کا موقع ہے, سو ایک مصروف ترین لیڈی ہیں آپ, میں آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتی رہتی ہوں, کیسے گزرتا ہے یہ عید کا موقع؟ فیملی کو وقت دے پاتی ہیں یا عید کے روز بھی آفیشیل کام چل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, عید کے دن کوئی آفیشیل ورک نہیں ہوتا. یہ 3 دن میرے اپنی فیملی کے ہوتے ہیں اور میرے اپنے ہوتے ہیں ذاتی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ عید سے پہلے ہی ہم ساری چیزیں جو ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں. اور کیونکہ یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جس میں اپنے آپ کو وقت دینا, اپنی فیملی کو وقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ یہ عید تہوار جو ہوتی ہیں ہمارے لیے ایک وہ ٹریڈیشن ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بھی ریئلائز کرتے ہیں, فیملی کو بھی, اور جو رشتے ہم سے منسلک ہوتے ہیں, جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان سب کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. کبھی ایسا ہوا جو بہت آپ سے ناراض ہے, عید کے روز آپ نے اس کو کال میسج کر کے کہا کہ جانے دے یار, اب راضی ہو جا؟ بہت دفعہ ایسا ہوا, بالکل. ہاں, اور لڑائیاں کر دے ہو تسی؟ ایسی وہ فل ٹاپ پر جانے والی لڑائی. لگتا نہیں ہے دیکھ کے کہ سائمہ لڑائی کرتی ہوگی, لیکن یہ کچھ چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں. میری شروع سے عادت ہے, میں کہتی ہوں کہ عید پہ ہم صرف قربان نہ کریں جانور, اپنی ان غلطیوں کو بھی قربان کر دیں, خود بھی قربان ہو جائیں, انا کو قربان کر دیں بس, اور گلے لگا لیں. کیا بات ہے. میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتی. جانے سے پہلے مجھے گلے لگائیے گا, بڑے عرصے سے آپ نے گلے نہیں لگایا ہمیں, اور وہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جی ارج صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, بتائیے آپ کی عید کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ خاص کر سننے میں آتا ہے کہ مرد صرف سنت ابراہیمی تک مصروف ہوتا ہے, جیسی جانور کی گردن پہ چھری پھر گئی, گوشت گھر فیملی کے حوالے کر دیا, اس کے بعد وہ فری. تو بتائیں ذرا آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ دیکھیں, میری عید تو بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور بڑی ہی جاندار قسم کی ہوتی ہے, کیونکہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں کی عید جو ہے وہ عید والے دن ہم ان کے قابو سے ہی آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں, صبح اٹھ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک نئی عید دکھائی اور ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کریں اور سنت ابراہیمی پہ عمل کریں. پھر اس کے بعد اوبویسلی پھر میٹھا کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم کسائی کی تلاش میں نکلتے ہیں. اچھا, پہلے سے بک نہیں کیا ہوا تھا؟ پہلے سے بکنگ ہوئی ہوتی ہے, لیکن سم ٹائم تلاش والا سلسلہ نا, یہ بڑا ٹائمنگ کی خطرناک بات ہوتا ہے. مجھے یاد آیا, کیونکہ میں خود سے بھی کرواتی ہوں نا, کیونکہ قربانی میں شاید I was 18 years old جب سے میں خود سے اپنا پرسنل, میری اپنی الگ قربانی ہوتی ہے. بے شک فیملی ہسبینڈ سب ہیں, لیکن یہ کہ میں اپنا پرسنل ایک ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ میں میرا بڑا جھگڑا ہوتا ہے. اگر ارج اس بات پہ آپ متفق ہوں, کیونکہ جو ٹائم کسائی نے دی ہوتی ہے وہ اس پہ پہنچتا نہیں, اور میری عادت ہے ارلی مارننگ سب چیزیں وائنڈ اپ کرنے کی, وہ دوپہر 12 بجے پہنچ رہے ہیں. اس کے بعد جب ہمارا جانور قربان ہو جاتا ہے تو گوشت حوالے کیا جاتا ہے خاتون خانہ کو. اس کے بعد پھر ہمارا رول یہاں ختم نہیں ہوتا. آپ کو کوئی مسکنسیپشن ہے, کوئی غلط فہمی ہے, پھر ہم شاپر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور
سارا سٹاف گھر کا جو ہوتا ہے سب مل کے جلدی جلدی کرتے ہیں تاکہ ہم جلدی وائنڈ اپ کریں. پھر اس کے بعد تو ہوتا ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے تک تو اوبیسلی چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر خواتین نے کچن میں جانا ہے, وہ کھانا پکائیں, وہ کس طرح سے گوشت کو سمیٹ رہی ہیں, یا گھر میں کوئی اگر گوشت تقسیم کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کا جو حصہ آ رہا ہے یا آپ نے کسی کے گھر بھیجنا ہے وہ پھر عورت جانے اور اس کا کام جانے. پھر ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے. ڈسٹریبیوشن کے بعد پھر بچے کی انٹری ہوتی ہے بچوں کی. پھر ہم ان کو ڈالتے ہیں گاڑی میں اور گھومنا پھرنا شروع کرتے ہیں. کبھی رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں, کبھی بچوں کے فرینڈس کے گھر جا رہے ہیں. اب ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا کہ آئی وانٹ ٹو گو ٹو مائی کلاس فیلوز ہاؤس. تو میں اپنی کلاس فیلو کے گھر جاؤں گی, عید لے کے جاؤں گی اور گفٹ لے کے جاؤں گی. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, اب بچوں کی ماننی پڑتی ہے کہ بھائی عید ہے اور بھائی ماما یا بابا ہمیں تو ہمارے دوست کے گھر جانا ہے, اور پھر خالی ہاتھ نہیں جانا, کچھ لے کر بھی جانا ہے. ہاں, اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے نا بیگم صاحبہ کو تیار ہو جانا چاہیے, ورنہ موڈ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی عید میری بھی تو ہے تو مجھے بھی تو تیار ہونا ہے. کہ بس میں نے آپ تو صبح صبح نماز کے لیے تیار ہو کے پرفیوم لگا کے چلے گئے اور بچوں کو میں نے تیار کر دیا جب آپ گئے ہوئے تھے, تو اب میں تیار ہونا ہے. تو ظہر تک ہم نے کھانا کھا کے تیار ہونا ہے ہر صورت, اور پھر نکلنا ہے, کیونکہ جو اتنا مہنگا جوڑا خریدا گیا ہے تو پھر اس کو دکھانا بھی ہے. کھانا بھی تو ہے, وہ اتنی محنت کرتے ہیں جو پورا مہینہ ہم سرچ کر کے کپڑے نکالتے ہیں, تو وہ اوبیسلی دکھانے بھی تو بنتے ہیں. کبھی موسمی کسائی کے حوالے چڑھے آپ؟ نہیں, موسمی کسائی کے حوالے کبھی بھی نہیں چڑھے. اس سے پہلے یہ تھا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ابا جی کے ساتھ خود مل کے بکرا ذبح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, خود بن جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ جب سے ہم پروفیشنل لائف میں آئے ہیں تو کسائی کو پھر بلا لیتے ہیں. زبردست. سائمہ, کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسائی آپ نے جو کہا کہ 18 سال کی آپ تھی, اس کے تب سے آپ اپنے قربانی اپنا جانور لے رہی ہیں, اپنی قربانی نہیں کر رہی ہیں, کیونکہ شروع سے ایک بزنس کبھی ایسا obviously تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ جو آپ نے کسائی بک کیا ہو وہ بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو موسمی کسائی نکلا ہے, کبھی ایسا ہوا؟ ایسا ہوا ہے بالکل. اس سے زیادہ اچھا گوشت میں بنا لیتی ہوں. میں کہتی ہوں تم نے تو بہت گندا جو ہے نا وہ بنایا, کیونکہ اس سچویشن کو کیسے پھر مینیج کرتی ہیں؟ میں بس بہت اچھا, مجھے ہر چیز کو ہینڈل کرنا بڑا اچھا, کیونکہ وہ ابا جی نے سکھا دیا تھا نا, ان کے ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے ہم کہ کس طرح سے کیسے بنانا چاہیے, کس کو دینے کے لیے کتنا دینا چاہیے, کیا مطلب ایک بالکل میجرمنٹ کے حساب سے, کم زیادہ نہ ہونا. اور زیادہ تر بس یہ کہ بانٹنے پہ رہتے ہیں کہ بس یہ بانٹ دیا جائے. آپ گردن پہ چھری پھیرتی تو نہیں ہے؟ ہاں, گردن پہ چھری والا کام بھی آپ کرتی ہیں؟ وہ تو رہا ہے, کیونکہ وہ تو اسٹارٹ ہی میرے ہاتھ سے ہوتا ہے نا, پھر باقی ذمہ داری کسائی کی ہے. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں سائمہ کہ خواتین, جیسے انہوں نے کہا کہ تیار ہونا خواتین کا بنتا ہے کیونکہ نیا جوڑا لیا ہوتا ہے تو اوبیسلی دکھانا بھی ہوتا ہے, تو پکچرز ریلز کا شوق ہے کہ گوشت اب بن گیا ہے, تقسیم ہو گیا ہے, کھانا پک گیا ہے, تو ایک مین کام تو میرا رہ گیا ہے, سب سے پہلا تو وہ کروں. وہ تو گوشت بانٹتے ہوئے بھی میری ریلز بن رہی ہوتی ہیں. اوہ, یعنی یہ سلسلہ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. شروع سے یہ نہ ہو تو پھر زندگی ایسا لگتا ہے یہ تو مکمل ہی نہیں ہے نا. کیا کریں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا بھی ضروری ہے, اور یہ کہ اس میں آپ کو انٹرنلی سیٹسفیکیشن ملتی ہے کہ آپ لگ کیسے رہیں, گوشت کاٹتے ہوئے بھی اور تیار ہونے کے بعد کیسے لگ رہے ہیں. تو دونوں سچویشن آفٹر بیفور بیہائنڈ دی کیمرہ بھی اور ویسے بھی ہونی چاہیے. اوکے میڈم, ڈیجیٹل قربانی ہوتی ہے. ڈیجیٹل قربانی آج کل واقعی ڈیجیٹل قربانیاں چل رہی ہیں. آپ کے گھر میں زیادہ کون شوقین ہے پکچرز اور ریلز بنانے کا؟ جی, سب سے زیادہ شوقین میری بیٹی ہے ماشاءاللہ, وہ 6 سال کی ہے, اور وہ خود ہی موبائل کا کیمرہ آن کر کے تو اپنی ویڈیوز بنا لیتی ہے اور میسج دے دیتی ہے. ہم جب 6 سال کے تھے ہمیں تو پتہ ہی تھا فون چلانا ہم نے کس طرح سے. جیسے میرا بیٹا ہے چھوٹا حسین, ابھی وہ کیونکہ بے شک گھر میں کوئی بھی جانور ہو, گائے بکرا, اس کے لیے دمبا اسپیشل ہوتا ہے, تو وہ اپنے دمبے کو لے کے ہیلو گائز, یہ بالکل ہیلو گائز, اس کی ولاگنگ شروع, ہاں ریکارڈنگ شروع. آپ کی بیٹی کو شوق ہے, وہ پہلے سے مجھے بکنگ کر چکی کہ جب آپ نے بکرے کو ذبح کرنا تو مجھے موبائل دے دینا, میں ویڈیو بناؤں گی. بچے آج کل جو ہے نا ڈرتے ڈرتے کسی چیز سے نہیں. کچھ بچے ہیں نا ہمارے, وہ برگر بچے جو ہے نا, تو نہیں ہمیں اس سے دور رکھے, وہ دیکھتے بھی نہیں, پاس بھی نہیں جاتے, ہاتھ نہیں لگاتے, تو یعنی بچے آپ کے ڈرتے نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں جہاں اونٹ کی قربانی ہو رہی ہوگی نا وہاں بھی لے کر جائیں تاکہ اس کو کیسے کاٹتے ہیں. اچھا, مجھے سائمہ ذرا بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہماری ضرورت ہے, اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ سوشل میڈیا نے ہمارے جو ایک عید منانے کے یہ جو تہوار ہے, ایک طریقہ اس کا ہوا کرتا تھا, ایک انداز جو تھا اس کو کہیں نہ کہیں تبدیل کر دیا. پہلے ہماری پریورٹی ہوتی تھی کہ اچھا جی نماز پڑھی ہے, جانور ذبح ہوا ہے, حصے اب بنے ہیں تو تقسیم کیے, کہیں کوئی دور دراز اپنا رشتہ دار ہے تو اس کے گھر ہم دینے تقسیم کرنے جاتے تھے, اماں بنا دیتی تھی چھاپر, جا پتر انہوں دے کے اس خالہ نو, اس پھوپھی نو, ماسی نو. تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے, زیادہ ٹائم ہمارا سوشل میڈیا پہ ہم
ٹائم اسپینڈ کر دیتے ہیں. کسی کو اگر عید مبارک کہنی ہے یا کوئی بھی, وہی سوشل میڈیا پہ ساری چیز ہوگی, فزیکل ایک اپیرنس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. یعنی یہ اس تہوار کو منانے کا انداز بدل گیا. آپ نہیں سمجھتی کہ واقعی تبدیلی آئی ہے؟ اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے ریئلائز کیا وہ پازیٹیو تبدیلی ہے, کیونکہ اس میں ہمیں سلیقہ آ گیا ہے. یہ چیز جو ایک جو ورڈ ہے نا, یہ میں نے اپنی کلاس میں بھی ایک جگہ کہا تھا کہ یہ سلیقہ جو ہے نا, یہ سوشل میڈیا نے آپ کو سکھایا ہے. کیونکہ دیکھیں پازیٹیو نیگیٹو دونوں پہلو سے اگر دیکھا جائے مہوش, تو اس کے اندر آپ اچھے سے تیار ہو رہے ہیں, آپ پریزنس دکھا رہے ہیں. کیا پہلے خواتین ایسے تیار ہوتی تھیں؟ بالکل بھی نہیں ہوتی تھی. ہوتا تھا لیکن اپنے لیے, بس گھر کے لیے. لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ نہیں, ہمیں ہماری فرینڈز دیکھیں گے, رشتہ دار دیکھیں گے, خوشی ہوگی, پورا سوشل میڈیا دیکھے گا. اور اس میں یہ کہ آپ کو اپنی اپیئرنس بڑی امپورٹنٹ فیل ہوتی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. تو یہ پازیٹیو لیا جائے اس چیز کو. بہت سارے فرینڈز ہیں آپ کی طرح, بہت ساری, وہ تو اتنی کانشیس ہوتی ہیں کہ پکچرز بناتے ہوئے یہاں سے ہم موٹے تو نہیں آ رہے, یہاں سے ہم موٹے تو نہیں آ رہے, ہم بالکل صحیح آنے چاہیے, اینگل سے آنا چاہیے, ڈبل چین تو ہماری نہیں آ رہی. مطلب اتنی زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اب آپ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیا جوڑا پہنا نا عید والے دن, تو جن سے فزیکل ملاقات ہوتی تھی ان تک میسج پہنچانا ہوتا تھا کہ جیکر میرا سوٹ کیسا ہے. لیکن اب ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے اب ان رشتہ داروں تک بھی میسج پہنچانا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. رشتہ داروں کا لفظ یوز کیا نا, اسپیشلی ہم نے رشتہ داروں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہم عید کیسے منا رہے ہیں. لیکن ارج صاحب ذرا بتائیے گا کہ ایک تو ٹھیک ہے, جیسے سائمہ نے کہا کہ سلیقہ آ گیا ہے, ایک مثبت اپروچ انہوں نے کہا. وہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم وہ سلیقے سے ہٹے بھی ہیں کہ دکھاوا ہم نے بڑا شروع کر دیا ہے. اب دیکھیں جو ہم نے کپڑے پہنے ہیں یا جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں, جو ہم لے کر آئے ہیں, جس طرح ایک مہنگائی کا دور ہے, ہر ایک کی اپروچ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اور جتنی اس وقت مہنگائی, یقین جانے ایک نارمل سا جو سوٹ ہے آپ کو یہ 35-40 ہزار سے نیچے نہیں مل رہا. مطلب اب یہ مجھے بتائیں, جس کی سیلری ہی اتنی ہوگی وہ کیا سوٹ خریدے گا؟ وہ تو وہی لے گا 2-4 ہزار 5 ہزار کا جو ایک لون کاٹن کا سوٹ ہے, وہ تو وہی خریدے گا. تو یہ جو اپیرنس ہم نے دکھانے شروع کر دی سوشل میڈیا پہ, ریلز پکچرز بنانا کہ یہ میرا عید کا سوٹ ہے, میں اس طرح سے تیار ہوئی ہوں, ہمارا یہ جانور ہے, ہم نے اس کو جو ہے وہ اب قربان کرنے لگے ہیں. تو اس دکھاوے نے بھی تو بڑے مسائل پیدا کیے نا. جی بالکل, دکھاوا جو ہے, دیکھیں یہ دکھاوا شروع سے ہی رہا ہے. جہاں دولت ہوتی ہے, دولت اپنی نمائش چاہتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا نہیں تھا, اسکرین اتنی زیادہ نہیں تھی, ویزیبلٹی کم تھی, لائکس اور ہارٹس کم تھے سوشل میڈیا کے, جن کو لینے کے لیے ہماری اس وقت ریس لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اس ریس کے دوران بہت سے ایسے لوگ جو پہلے جن کے گھروں میں یہ دکھاوا کم ہوتا تھا, وہ وہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس بیماری کا شکار نہ صرف خواتین ہیں بلکہ سب سے زیادہ تو خواتین ہی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے, خود نمائی اور خود تعریفی میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھا ہوا ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ میں اپنی, مرد بھی پیچھے نہیں ہے جی, بالکل مرد بھی جو ہے نا وہ بالکل مجھے لگتا ہے 4 قدم آگے ہی ہوں گے. تو اب یہ وہ چیز بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. بالکل بالکل جی بالکل, بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. بچے کہتے ہیں کہ آپ میری بھی اپلوڈ کریں, اسکول کے گروپ میں ڈالیں میری پکچر, تاکہ میری ٹیچر دیکھیں, میرے کلاس فیلوز دیکھیں. تو یہ چیز بڑھ رہی ہے. اب یہ ہمارے پیرنٹس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو کتنا منیمائز کرتے ہیں اور بیلنس کرتے ہیں. اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو بھی نقصان دہ ہے, اور اگر آپ اس کو ایکسیسو کر دیں گے تو بیلنس کریں. بالکل اس عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پہ عید الاضحیٰ کو 3 لفظوں میں آپ بیان کریں, یعنی اپنا میسج دیں. میں لفظ بعد میں بولوں گا, پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ اصل قربانی جو تھی نا, اصل قربانی وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. دمبا کی قربانی ایک فدیہ تھا, لیکن ہمیں دمبا یاد رہ گیا, وہ گفتگو یاد نہ رہی. ٹھیک ہے, اصل چیز تھی کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کے اندر باپ اور بیٹا دونوں تیار بیٹھے تھے کہ ہم اپنی گردن کٹوا دیں. تو خدا کی اطاعت قربانی کے دوران ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ڈیزرو کرتے ہیں, رشتہ دار, آپ کے نیبرز, آپ کے ہمسائے, اور بہت سارے ایسے لوگ. اگر آپ بہت زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ یتیم خانوں میں جائیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو گفٹ دیں, ان کو گوشت پہنچائیں, ان کے ساتھ عید منائیں. بالکل. تو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہاں تک پہنچنا, تو ایٹ لیسٹ اپنے گوشت کو فریزر میں رکھنے کی بجائے ڈسٹریبیوٹ کریں. اس کو جرمز لگانے سے بہتر ہے, اور جرمز والا 1 مہینے بعد کھانے سے بہتر ہے اس کو بانٹ دیں, اللہ تعالیٰ اور دے, وہ زیادہ مقبول ہے. بہت شکریہ ارج. سو میں یہی کہوں گا کہ 3 لفظ یہی ہیں کہ قربانی قربانی قربانی, قربانی اپنے جانور کی, قربانی اپنے احساسات کی, قربانی اپنی خواہشات کی. یہی عید الاضحیٰ. بہت شکریہ ارج صاحب, بہت شکریہ. آپ کا ساتھ آپ
ہمارا آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، لیکن سائمہ جو ہے وہ ہمیں آگے بھی کنٹینیو کریں گی اور کچھ مہمان ہمیں جوائن کریں گی، کیونکہ عید کا موقع ہے تو ناظرین مزے مزے کی باتیں جو ہیں وہ اوبیسلی کرنا بڑا ضروری ہے، اور مختلف شعبۂ زندگی سے لوگ جو ہیں تعلق رکھنے والے لوگ وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو بڑا مزہ آ رہا ہے ان کی روٹین جان کے کہ وہ عید کیسے گزارتے ہیں، کیونکہ ایک فیلڈ سے وہ تو ہمیں پتہ ہے یہ ان کا نیچر آف جاب ہے یا بزنس ہے تو یہ کام کرتے ہیں، لیکن عید کے موقع پہ وہ کس طرح سے خود بچے بن جاتے ہیں یا بچوں کے ساتھ ان کی عید کیسے گزرتی ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ مزے مزے کی باتوں کا جو سلسلہ ہے، گفتگو کا سلسلہ ہے، اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عید اسپیشل ٹرانسمیشن، عید کا پرمسرت موقع، بڑی عید کی بڑی خوشیاں، سچ ٹی وی یہ عید آپ لوگوں کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ عید کے رنگ ہیں اور سچ ٹی وی آپ کے سنگ سنگ ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی جو عید ہے وہ آپ اکیلے گزاریں یا کہیں نہ کہیں آپ سیڈ ہو کے گزاریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ ہم مل جل کر ان کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہیں اور جتنی یہ خوشیاں بانٹتے جائیں گے اتنی ہی یہ بڑھتی جائیں گی۔ بریک کے بعد کچھ اور مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا بھی تعارف کراتے ہیں اور ان سے بھی ذرا جانتے ہیں کہ ایک مصروف ترین جو شخصیت ہے وہ عید کیسے مناتی ہیں، وقت کیسے نکال لیتے ہیں اپنے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اور کیا گہما گہمی ہوتی ہے عید کے موقع پہ۔ ہمیں جوائن کیا ہے جی، آپ ایک ہاسپٹل کو آن کرتے ہیں، مسٹر خاقان وحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم، عید مبارک، کیسے ہیں آپ؟ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ خیر مبارک، بتائیے گا عید کے پرمسرت موقع پہ کیا روٹین ہوتی ہے، کس طرح سے عید کا آغاز ہوتا ہے، پہلا دوسرا تیسرا روز کیسے گزارتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو بیسیکلی ہماری مذہب میں ہے کہ کس طرح ہم نے گزارنا ہے، وہ تو پیٹرن ہمیں مل چکا ہوا ہے۔ صبح نماز ایز یوزول، اور اس کے بعد قربانی الحمدللہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمارا ہاسپٹل بھی ہے، ہماری این جی او بھی ہے، تو ہم نے پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے ڈسٹریبیوشنز کرنی ہے، تو ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کیونکہ ایریا میں ہمیں مارک کیے ہوتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی اور آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے اپروکسیمیٹلی کوئی 40% لوگ فیملیز جو سی ہیں وہ یہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو ہم مارک کر لیتے ہیں پہلے سے۔ قربانی کا پورا پلان ہوتا ہے، اس طرح نہیں کہ اس دن بھاگ رہے ہوتے ہیں کسائی کے لیے، وہ پلانڈ ہوتا ہے اور اس کو ہم ٹائملی ارلی مارننگ ہی اس کو ہم قربانی کر دیتے ہیں۔ جو جانور ہوتے ہیں ہمارے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ارلی مارننگ قربانی کر کے فری ہو جائے، لیکن کسائی نہیں ملتا۔ نہیں، کسائی ہمارا پلانڈ ہوتا ہے جی، وہ بالکل ٹائملی آ جاتا ہے، لیکن ہر کسی کا نہیں ہوتا نا، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو کسائی جو ہے نا وہ صبح صبح مل جاتا ہے، آ جاتا ہے اور ان کا کام تمام کر کے چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوگی کہ ایڈوانس ان کو پہلے دے دیا جاتا ہے۔ نہیں، کچھ کسائی ہوتے ہیں نا ایڈوانس بھی دے دے تو وہ لیٹ آتے ہیں، تو پیسے تو جیب میں آ چکے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو قربانی ہوگی۔ آپ کال کرتے ہیں تو بعد میں وہ باجی یہاں لیٹ ہو گئے تھے، وہ پھنس گئے تھے ٹریفک میں، 5 منٹ بس 5 منٹ جڑے نا ان سے ختم نہیں ہوتے، ربڑ کی طرح لمبے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہ ایکچولی کرتے یہ ہے کہ کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کا قربان کر کے واپس آتے ہیں، اس کے اتارتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، قسطوں میں کام ہو رہا ہوتا ہے نا، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر یہ چیزیں کر کے۔ دیکھیں یہ دن ان کے لیے ہوتے ہیں، کمانے کے 2-3 دن ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر ان کو تھوڑا سا مارجن دے دینا چاہیے۔ تبھی تو دیکھیں نا، کمانے کے دن کا آپ نے ذکر کیا، تبھی تو موسمی کسائی بھی سر اٹھا لیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے وہ پیشے ور ہے، اس کا تو کام ہے ریگولر وہ کر رہا ہے، تو وہ موسمی کسائی بھی سر اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی کمائی کے لیے اچھا ٹائم آ گیا۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو پھر لوگوں کے جو ہے نا وہ جانوروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ آدھا ذبح ہوا ہوتا ہے، وہ جانور اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، دیکھیں کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ پھر جب آپ وہ اس کی کھال اتار رہے ہوتے ہیں اس میں وہ کٹ لگا دیتے ہیں، اب جبکہ وہ بھی کسی کا حق ہے جو آپ خراب کر رہے ہیں۔ ہاں جی، بالکل بالکل ایگزیکٹلی، یو رائٹ یو رائٹ۔ تو یہاں موسمی کسائیوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ فیملی کے ساتھ پھر کس طرح سے وقت گزارتے ہیں؟ اس کے بعد ہمارا ایکچولی میری تو کیونکہ فیملی بہت، مائی فادر واز دی فرسٹ ڈاکٹر ان جو پاکستان بنا تھا، تو ہی واز دی فرسٹ ڈاکٹر، اور ہماری ساری فیملی یہیں تھی، کشمیر سے جب آئے تھے ہم لوگ، تو میرا خیال ہے میری پیدائش سے بھی پہلے والدہ اور بہن بھائی ہمارے گھر ہی اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 70-80 فیملی کے ممبرز ہیں، تو اب تو خیر پورا مجمع، ہاں جی، محفل پوری، اب تو تیسری نسل بھی ساتھ ہوتی ہے، تو الحمدللہ وہ سب میرے گھر ہی آ جاتے ہیں اب، کیونکہ والد کی نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں، والدہ بھی فوت، تو وہ ریت لے کے چل رہے ہیں ہم لوگ،
تو دوپہر کا کھانا ادھر ہی ہوتا ہے, سب لوگ ایک ہی جگہ آ جاتے ہیں, سب عید مل لیتے ہیں. تو یہ مجمع کتنے لوگوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ یہ 70-80 تقریباً ہر سال باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یعنی کہ دوست کو لے کر تو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. نہیں, پہلا دن دوستوں کے لیے نہیں ہوتا, پہلا دن فیملی کے لیے ہوتا ہے, اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پھر جانا نہیں پڑتا ایک دوسرے کے گھروں میں. یہ بہت اچھی بات ہے, پھر یہ نہیں ہوگا کہ اچھا جی آج اس کے گھر جانا ہے, پرسوں اس کے گھر جانا ہے, یا اس نے میرے گھر آنا ہے, وہ ایک ہی دفعہ ساری گیدرنگ ہو جاتی ہے. تو پھر اب چونکہ بڑی عید ہے تو یہ تو ہے ہی کھانے پکانے کی عید, تو پھر جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو باربیکیو اور چیزیں پھر مل جل کر ہو رہی ہوتی ہیں. جی وہ پورا پلان ہوتا ہے, باربیکیو بھی چل رہا ہوتا ہے, پھر وہ دل اور کلیجی اور کڈنیز وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر جب دل گردے کلیجی کی بات کرے کیسا لگتا ہے؟ تو مطلب یہ تو فرائی ہوتی ہے, یہ تو سب کھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. ایک ہی دن سال میں ایک دفعہ کھانا ہوتا ہے تو ڈزنٹ میٹر. پورا سال ہی اب تو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, لیکن قربانی کا جو کھانا ہوتا ہے نا اس کی لذت اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. سائمہ بتائیں کوکنگ کرنے کا شوق رکھتی ہیں؟ بہت بہت, مجھے بہت شوق ہے, اور باقاعدہ ٹائم پریزنٹیشن مل جاتا ہے؟ ہاں ٹائم نکالتی ہوں میں, عید کے دن اسپیشلی ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے. اور کیا عید کے روز اسپیشلی کیا بناتی ہیں؟ کلیجی اسپیشل, وہ میرے ہاتھ کی سب کو بہت پسند ہے, آئی تھنک سب کی فیوریٹ ہے. اور کڑھائی میرے ہاتھ کی سب کو بہت پسند ہے, اور نمکین گوشت جو ہوتا ہے وہ میں بہت اسپیشل بناتی ہوں. تو وہ ہمارے یہاں بس پتہ ہے کہ سائمہ نے بنانا ہے, وہ اسی کے گھر جانا ہے. اچھا, انہوں نے جیسے بھی بات کی کہ خاندان اور سب جمع ہوتے ہیں, ہم ماشاءاللہ 10 بہن بھائی ہیں, اور والد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میرے بچے ہی میرا خاندان ہے. تو ہم سب جب اب جمع ہوتے ہیں نا, اب 3rd جنریشن بھی آ گئی ہے ماشاءاللہ, تو 50 سے زیادہ لوگ ہمارے اپنے گھر کے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمیں شاید باہر سے ادھر 70 پلس ادھر 50 پلس, کیا بات ہے. نہیں تو یہ دیکھیں نا, یہ ایک باؤنڈنگ ہوتی ہے نا. اور پھر اماں میرے پاس تھی تو ماشاءاللہ میرے ہی گھر پہ سب جمع ہوتے تھے. اب میں اسلام آباد آ گئی ہوں, تو اب کراچی میں اب سب جو ہے سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ جایا کریں نا اب, بس یہ یہاں مصروفیت, آپ کو پتا آفس یہی ہے, ہیڈ آفس یہی ہے میرا کام کا. تو آپ نے دوری کیوں اختیار کی؟ وہیں آس پاس کوئی کام شروع کرنا چاہیے تھا. نہیں ہے وہاں سیٹ اپ ہے, عید میری میٹھی عید وہاں تھی, بڑی عید میری یہاں پر ہے ماشاءاللہ, ڈیوائڈ کر دیا. ایک عیدین ہے وہ یہاں پہ اور دوسری آپ کی وہاں پہ. ہاں اوکے دیٹس گریٹ. تو آپ مس تو کریں گے آپ سائمہ. اس لیے بھی جیسا آپ نے کہا کہ شوق اس لیے بھی کہ اماں کو دیکھتے تھے بناتے ہوئے, کہ گھر کی جو خوشبو, ایک دیسی جو ٹچ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو باہر نہیں ملتا. تو گھر کا آپ کو ہونا میں کہتی ہوں بہت ضروری ہے. اور اسپیشل میں کہتی ہوں آج کل جو بچیاں ہیں وہ تو اور سوشل میڈیا کے تھرو بڑی اچھی اچھی ڈشز بنا رہی ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ یہ حصہ, یہ جو گوشت ہوگا نا, یہ ہمارے حصے کر دیجیے گا, ہم بنائیں گے چیزیں. تو یہ جو ہے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ بچوں کے اندر پکانے کی طرف وہ آئے تو صحیح. ہاں ہاں, بھلے وہ جو قربانی کا گوشت ہے اسی سے پکائیں. ہاں بے شک, اور دوسری چینز ہیں, آپ کو پتہ ہے فوڈ چینز بہت ساری ہیں, آپ آرڈر کریں آ جاتا ہے, لیکن جو گھر کا ٹیسٹ ہے, مزہ, وہ آپ کہیں باہر سے نہیں لے سکتے. اوبویسلی. خاقان صاحب آپ بتائیے گا کہ کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں؟ نہیں جی, نیور ایور. کھانے کا شوق ہے؟ کھانے کا بس ایک حد تک, کہ اوور نہیں کرنا, اس لیے کہ اکثر اوقات ہاسپٹلز بھر جاتے ہیں کیونکہ گوشت تو آپ کو پتہ ہے پھر زیادہ سامنے ہو, ٹکے بھی ہوں اور کباب بھی اور ساری چیزیں تو گوشت کی ہوتی ہیں, اس سے پھر ڈائریا اور باقی اسٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے. تو نارملی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلز میں ہمارے بھر جاتے ہیں پیشنٹس, عید کے روز بھی, عید کے بعد بھی, اور فوراً عید کے بعد. تو یہ بڑا احتیاط, ویسے میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے بتا بھی دوں کہ بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک دم اگر آپ زیادہ کھا لیں یا ایسی چیز ہو جائے تو وہ پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ ڈائجسٹ ہونے میں ٹائم لے رہا ہوتا ہے, تو ہم اوپر نیچے کھائے جا رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی ہماری, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی. تو نہیں, میرے پکانے سے کوئی بھی تعلق نہیں. ہاں, لیکن اچھا کھانا کیا ہے ہمارا. تو لیکن آپ نے کہا کھانا بھی کم کھانا چاہیے, زیادہ نہیں کھانا. یہاں بھی ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دے دیا کہ آپ نے کھانا بھی زیادہ نہیں کھانا, کم کھانا ہے. لیکن کبھی ایسا ہو کہ اب دیکھیں جیسے آپ کی پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے ماشاءاللہ, اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, تو وہاں تو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کتنا کھا گیا, باتوں باتوں میں کھایا جائے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ واک کر لیں پھر, یا آگے سے ڈائجسٹک گولی کھا لیں, گولیاں پی لیں, کہوا پی لیں. نہیں, ہم نے رکھا ہوتا کہوا شہوا کو چھوڑے, جو پاکستانی قوم ہے اس نے ساتھ میں رکھی ہوتی ہے وہ وائٹ ڈرنک. وہ سب سے خطرناک خطرناک ہے. کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو گوشت آپ نے جتنا کھا لیا ساتھ میں وہ پی لیں 1-2 گلاس, تو ہمارا تو گوشت جو ہے نا وہ ہضم ہو جائے گا. ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا ہے. ہاں جی, لیکن وہ کبھی کبھی مائنڈ سیٹ خراب ہو جاتا ہے اور ڈرپس لگانی پڑتی ہیں, اور باقی کے 2 دن خراب ہو جاتے ہیں. اوبویسلی باقی کے 2 دن خراب ہو جاتے ہیں. اچھا سائمہ مجھے بتاؤ,
18 साल से आप अपने नाम की कुर्बानी करिए, जानवर लेती है। कभी ऐसा हुआ हो कि जानवर ने आपकी दौड़ लगवा दी हो कि साइमा चल मैनू फाड़ के वखा जरा? मुझे याद है बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना खूबसूरत से मुझे दुम्बे बहुत पसंद है। ओके, तो हमेशा दुम्बा ही लेती हैं? मेरा नहीं, बकरा भी होता है, बकरा गाय, वो सब होती हैं चीजें माशाल्लाह, लेकिन मुझे स्पेशल दुम्बा बहुत पसंद है। हाँ, क्यूट सा ना, फ्लफी सा बाल उसके होते हैं। और मुझे ना वो अच्छा लगता था क्योंकि मैंने घर में ही जो है अपने टेरेस में वो रखा हुआ था, यानी एक तरीके से एक साइड पर। लेकिन ये कि जिस वक्त हम नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, उस वक्त उसकी जब आवाज़ें आती हैं, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ मेरी नीयत भी टूट गई थी उसकी वजह से, और मैंने उसको बाकायदा जो है ना डांटा भी था, क्योंकि ये कोई तरीका होता है? हाँ, तो वो जैसे सहम नहीं जाते, क्योंकि मैं पहले मतलब उसने रिस्पॉन्ड किया। Oh my God. और हाँ, क्योंकि प्यार हो जाता है ना आपको कुर्बानी के जानवर से, अगर आप बहुत पहले से ले लेते हैं। मेरी आदत है 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपने ले लिया, ये छोटा जानवर जो होता है, तो आप इससे एक प्यार का रिश्ता बन जाता है। और मज़े ही जब है उस कुर्बानी का, जब आप कहते हैं ना अपनी हर दिल अजीज जब आप चीज़ कुर्बान करते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो ये एक है कि मुझे उसने बड़ा नचाया था और बड़ा मैंने उसको डांटा भी था, लेकिन प्यार भी बहुत आया था। वो जो आंसू निकलते हैं ना कुर्बानी के वक्त, वो दिल से निकलते हैं। तो ऑब्वियसली वो देखें ना, तभी होगा जब आपने एक टाइम से पहले आप जानवर को लेकर आए, उसकी केयर करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, देखभाल उसकी करना, तब आपको वो एक लगाव होता है। उनको खिलाना भी, मैंने अपने हाथ से, मुझे याद है मैंने मेहंदी भी लगाई थी उसको, बाकायदा ईद मुबारक लिखा था। क्या बात वो है। क्योंकि मैंने उसकी वो ज्वेलरी जो लाते हैं, हाँ, पहनाना बहुत अच्छा लगता है वो खूबसूरत सा, क्योंकि देखिए उसको सजाना, उसको प्यार करना, क्योंकि वो अल्लाह की राह में जा रहा है ना, अब वो अल्लाह की राह में जा रहा है, वो आपके लिए जमा हो रहा है। वो ये कुर्बानी जो है, मैं बल्कि यही कहूँगी कि ये आपके लिए जमा हो जाती है, आपके लिए कि वो क्योंकि आप पूरे साल आप सब चीज़ें काम कर रहे हैं। मैंने अक्सर कुर्बानी के वक्त लोगों को देखा है कि वो बड़ी चीज़ों को सेव कर रहे होते हैं, अपने आप की तमाम तर चीज़ों को खास तौर पे रखते हुए इस चीज़ के लिए ज़रूर निकाला करें, कुर्बानी ज़रूर किया करें। अगर आप हस्बे आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और भी चीज़ें तो आपकी ज़रूरी हो रही है ना, पूरा साल आप करते हैं। कुर्बानी के वक्त क्यों कहा जाता है कि नहीं बजट नहीं है, ये नहीं है, आप महंगे महंगे कपड़े बना रहे हैं, हर चीज़ पे आप खर्चा कर रहे हैं, तो आप इसकी भी सेविंग किया करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को पहले से आप शुरू कर दिया करें। अगर आपको एकदम लगता है कि आप पे ये बोझ आ जाएगा, तो आप देखिए जैसे अब ये ईद कुर्बान गुजरेगी, तो आप नेक्स्ट के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। एक आप जो है ना वो ले लें, बॉक्स छोटा सा ले लें, मनी बॉक्स, उसमें पैसे डालते रहें। और आपकी जब आप ईद करीब आएगी नेक्स्ट, जब ये अब मेरे बच्चे करते हैं, क्योंकि वो दोनों भी एंटरप्रेन्योर हैं माशाल्लाह। हाँ, तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, आपको एकदम आपके ऊपर बर्डन आएगी नहीं। एग्जैक्टली, बजट प्रॉब्लम। हाँ, किसी से कहने की जरूरत क्या है, आप खुद ही करना शुरू करें। तो जब आपकी ट्रेनिंग, कुछ भी नामुमकिन नहीं अगर हम करना चाहें। कहते हैं ना कि एक चीज को आप जब सोच लेते हैं ना, बड़ा बर्डन लेते हैं, तो अपने आप को लाइट रखें, लाइट वेट रखेंगे तो आप हर चीज इजीली कर लेंगे। जैसा सोचेंगे वैसे ही होगा, जैसा गुमान करेंगे वैसा होता जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा करें, इसलिए हम आपको अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं। साइमा, जिस तरह आप लोगों में माशाल्लाह से आपकी काफ़ी पजीराई है, लोग पसंद करते हैं, कभी ऐसा हुआ हो जो आप बकरा लेकर आई हैं वो आपसे ज़्यादा फेमस निकला हो, उसका जो नाम रखा हुआ है सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा वायरल हो गया हो, कभी ऐसा हुआ? ऐसा भी हुआ और आपने सोचा हाय एक ही हो गया, इसने तो मुझे ये तो मुझसे ज़्यादा फेमस निकला। बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसा हुआ है। तो सिचुएशन को फिर कैसे मैनेज करते कि बकरे तुम पीछे रहो, मैं आगे हूँ। ये तो बकरे इतने खूबसूरत आए होते हैं, पिंक कलर की आईज उनकी, कानों वाले, हाँ वाइट, बिल्कुल वाइट। अच्छा, मेरे वालिद साहब की आदत थी, वो जोड़ी लेते थे बकरों की ना, तो एक जैसे बिल्कुल ना, और इतने खूबसूरत हसीन, और उनकी आईज जो है ना बकायदा सुरमा लगा हुआ होता है ना, बड़ी बड़ी आंखें, मतलब खूबसूरत। कहते हैं सबसे खूबसूरत जानवर लो जिसका आपको प्यार आए, अच्छा लगे। जैसे हम अपने बच्चों के लिए चीजें ले रहे होते हैं, इसी तरह ये अल्लाह की राह के लिए खूबसूरत चीज खरीदे ना, अच्छी चीज। तो ये ऐसा हुआ है मेरे साथ, बिल्कुल हुआ है। बकरा लेने यार तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बकरा लग रहा है। तुमसे अच्छा बकरा लग रहा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप गई हैं मवेशी मंडी, तो कहा है या मुझे ना पर्पल कलर का या पिंक कलर का बकरा चाहिए, तो कभी ऐसा कहा, कोई ऐसी डिमांड रखी? मैंने नहीं कहा, मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप हर कलर का लेती है, पिंक कलर का लेना। वैसे मेरा कभी मवेशी मंडी पर्सनली कभी मैंने विजिट नहीं किया, मेरे कुछ प्रोग्राम में शूट्स हुए कि ड्राइव करते हुए पास से गुजर गया, इस तरह देखा, लेकिन स्पेशली होता है ना मवेशी मंडी जाना, मेरे अभी तक की उम्र में मुझे बहुत शौक है, मैं गई हूं, और बकायदा वहां जाके मैंने कभी वहाँ कलर, हाँ हम टीवी पे ऑब्वियसली देखते रहते हैं ये चीजें, लेकिन वो फिजिकली मैंने कभी विजिट नहीं किया। तो कभी कोई पिंक पर्पल नजर आया? बिल्कुल आया, मतलब बल्कि मैं किसी चैनल के लिए
लिए रिकॉर्ड कर रही थी कराची की अगर बात करूँ तो वहाँ पर जो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि मैडम ये कितना खूब, मैंने कहा देखो करीब लेकर आओ, कितना हसीन बकरा है ना, दिखाओ लोगों को, ये देखो कुर्बानी के कितने प्यारे जानवर है ना, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हैं उनको खिलाना पिलाना अच्छे से, जैसे हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं इसी तरीके से वो जानवर को ड्राई फ्रूट खिला रहे होते हैं, देसी घी, उनकी आप देखिए मील्स तो देखें कितनी जबरदस्त होती हैं, ऐसे तो नहीं ना वो तगड़े बकरे लेकर आते हैं और फिर तगड़े पैसे ले रहे हैं कि वो वाकई बकरा है। खाकान साहब, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि जानवर जो आपने ख़रीदा है माशाल्लाह से वो अच्छा खासा सेहतमंद है, लेकिन उसने आपकी दौड़ें लगवा दी हो कि डॉक्टर साहब पीछे पीछे आओ ज़रा फाड़ के बखाओ? मुझे याद है व्हेन बिफोर इट्स समझ ली 91 92 की बात है, तो मैंने एक बिज़नेस छोटा सा बिज़नेस किया, तो उसमें मुझे कोई 3,000 रुपया प्रॉफिट आया। क्या बात है। अच्छा, ये प्रॉफिट की बात बड़ी अच्छी, जहाँ कहीं भी प्रॉफिट आता है ना हमें बड़ी खुशी होती है। तो खाकान साहब हमें एक ब्रेक लेनी है, ये भी प्रॉफिट है नाज़रीन के लिए ताकि उनको ज़रा हौसला मिल जाए। नाज़रीन हम ब्रेक लेकर वापस आते हैं, उसके बाद खाकान साहब से ज़रा जानेंगे कि क्या जानवर ने इनकी दौड़ें लगवाई, अगर लगवाई हैं तो कैसे इन्होंने सिचुएशन को मैनेज किया होगा, हैंडल किया होगा, ये जानेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। ईद के रंग सच न्यूज़ के संग बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। हम चाहते हैं कि ईद के रंग हैं, ये खुशियाँ हैं, ये दुबाला हो और आप घर में बोर ना रहें। मेहमानों से बड़ी मज़े की बातें हो रही है। खाकान साहब हमें एक वाक़या बता रहे थे जिसमें उन्हें प्रॉफिट हुआ था एक बिज़नेस पे 3,000 रुपये का, बताइए। मैंने सोचा कि भाई ये पैसे तो आ गए और ईद से पहले ही था। अच्छा। तो मैं गया, तो मैंने कहा अब मैंने कुर्बानी करनी है। ज़बरदस्त। अच्छा, कुर्बानी हम गए, मैं ढूंढता रहा, तो अब 3,000 में से मुझे कितने का बकरा मिलना था वो, लेकिन उस वक़्त भी सस्ते होते थे आज एज कम्पेयर टू टुडे, तो ऑब्वियसली सस्ते तो खैर मुझे एक मिल गया जी। पैसे की कदर थी, वैल्यू थी, एक वर्थ थी। अब तो पैसा बड़ा डिवैल्यू हो गया, वो तो वो पता ही नहीं चलता। तो मैंने जब गया ढूंढता नियत कर ली थी मैंने कि मैंने कुर्बानी करनी है। ठीक है। तो बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा एक मिला, कोई 2200 का 2,200 रुपए का बड़ा अच्छा मिल गया। अच्छा, वो मैं घर लेके आया तो बाकी जो मेरे बड़े बहन भाई थे उनके बकरे ऊंचे लंबे चौड़े मेरे जितने थे और काफी कद काट वाले थे। तो खैर मैं डिप्रेस नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने उनको भी बीच में बांधा और ये पहली दफा मैं कर रहा हूँ अपने पैसे से। हाँ, तो वो बड़ा जबरदस्त मजा आया मुझे। कोई 3 बजे वो बच्चे खेल रहे थे कोई, तो वो हमारा बड़ा घर होता था, तो वो उधर से छोटा गेट जो था उधर से निकल गया वो बाहर, और जाके साथ वाले घर में वो घास काफी ऊंची थी, वो खाना शुरू हो गया। खैर थोड़ी देर बाद आवाज लगी कि भाई मेरा बकरा गायब हो गया, बाकी सबके वहीं थे। अच्छा, सारे हंस रहे हैं फैमिली वाले पे, तो मैं चुप रहा। तो मैंने कोने में गया, मैंने अल्लाह ताला से सवाल किया, मैंने कहा मैंने पहली दफा हलाल के पैसे से कमाए हैं और मेरे साथ ये क्यों हुआ है, कैसा इम्तिहान है। तो सबने कहा भागो। तो मैं जाके बैठ गया। भाई ने कहा क्यों नहीं जा रहे देखने, मैंने कहा नहीं, अगर वो हलाल का हुआ वापस आ तो वापस आएगा, वरना नहीं आएगा। कुड यू बिलीव विद इन स्पैन ऑफ 35 मिनट्स मैं बैठा रहा, मैं नहीं गया। वो खाते सवैये खाया ये, बाहर से फिर आवाज आई, वो छोटा मेरा नेफ्यू था एक, वो गया साथ वाले घर में, कोई बॉल गिरी तो देखा तो वो घास खा रहा था, तो उसको पकड़ के लिया। क्या बात है। तो ये बिलीव होता है, कुर्बानी जो सी होती है ये बिलीव होती है, और ये अल्लाह ताला के ऊपर बड़ा यकीन होता है हर इंसान का कि आप जितनी कुर्बानी, जैसे मैम आपने जिक्र किया कि दुम्बा इसलिए करते हैं कि जितने बाल उसके होते हैं उतना उसको सवाब मिलता है। उसके एक बाल के बराबर का सवाब होता है। और ये तो अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल और हमें आखिरत के लिए एक रास्ता बना दिया है, और इसलिए इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग पैसे के लिए बड़े सोचते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आप बाइक खरीद लेते हैं, आप साइकिल खरीद लेते हैं, और फिर उसके कुछ घराने ऐसे हैं जो वाकई नहीं कर सकते, तो उनका हम सबको ख्याल रखना है ऑब्वियसली। और अगर आप जब ये करते हैं, जब प्रॉपर हिस्से बनाए जाते हैं, तो तकसीम में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। साइमा, मुझे ज़रा बताइए कि ईद के दिन आप क्या समझती हैं कि घर में सबसे ज़्यादा जो मसरूफ़ तरीन चीज़ है, इंसान है, वो क्या होगी? आप होंगी, बच्चे होंगे, अम्मा अब्बा होंगे, बहन भाई होंगे, या हमारा एक लौता लाडला और सबका मोस्ट फेवरेट वाईफाई? आजकल के दौर की बात की जाए तो वाईफाई है ना। ये यकीन चलते ही नहीं ऐसा हो गया है कि जैसे मेहमान भी कोई आएगा ना, यार वाईफाई है, वो पहले गले तो मिल लो भाई।
एंटर होते ही सबसे पहले। ये तो एक समझे जस्ट किडिंग के वो बात हो गई जो आजकल, लेकिन माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। बस माँ बाप हैं तो आपका घराना है, और माँ बाप के बगैर मैं समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। और ये वो दौलत है, अगर जो मुझे देख रहे हैं लोग, कि अगर आपके पास माँ बाप हैं तो आप दुनिया के दौलतमंद तरीन लोग हैं, क्योंकि वो दुआ के लिए आपके पास मौजूद हैं और उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। अगर वो पीछे आपके जो है वो दुआ के लिए बैठे तो आपको उस ज़माने में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके लिए खुद ब खुद उनके दिल से दुआ निकलती है। आज हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, बच्चे नहीं भी कहते फिर भी कि आप कामयाब हो जाएं, आपके लिए ये सब चीज़ें। आप दुनिया में कुछ भी आप उनको देते चले जाएं, दुआ वाहिद वो चीज़ है जो खरीदी नहीं जा सकती। Very true. वो अचानक निकलती है। तो वो आप ऐसे अमल करें कि आपके वालिदैन आपके लिए दुआ करें और आप उनके लिए वो सबब पैदा करें कि आपके लिए स्पेशली दुआ की जाए। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। डॉक्टर साहब ज़रा मुझे बताइएगा, खाकान साहब, कि कभी ऐसा हुआ हो कि जैसे ईद का मौका है, मैंने कहा ना कि फैमिली इकट्ठी हुई है तो हम खा रहे होते हैं तो पता नहीं चलता, हम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। तो कभी आपने उनको मशवरा दिया हो कि भाई सेहत का ख्याल कर लो, ये चीज़ ना खाओ, ये कम खाओ, ये स्पाइस यूज़ ना करो, ये ऑयल यूज़ ना करो, तो उन्होंने कहा घर का पीर होला होता है, हमने नहीं माननी आपकी बात? कभी ऐसा हुआ? नहीं, एक्चुअली आई बिलोंग टू डॉक्टर्स फैमिली, तो सारे समझदार हैं और 52 डॉक्टर्स हैं मेरी फैमिली में, तीसरी जनरेशन में। इसीलिए अपना हॉस्पिटल बनाया है कि बाहर से लाने ना पड़े। उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए वो मुझसे ज़्यादा। तो उनके बच्चे भी डॉक्टर हैं? जी, उनके थर्ड जनरेशन। मेरे वालिद डॉक्टर थे तो उन्होंने फिर अपनी बेटियों को बनाया एट दैट टाइम। 6 मेरी बहनें थीं तो उनको डॉक्टर बनाए उनके हस्बैंड, फिर उन्होंने जो बच्चे जितने थर्ड जनरेशन में आए वो सब डॉक्टर, वो भी सारे डॉक्टर, Almost, उनके बच्चे भी डॉक्टर होंगे? हाँ जी, बस ये नस्ल दर नस्ल डॉक्टरी चलेगी। ये अगर नस्ल दर नस्ल पॉलिटिक्स में अपने बच्चों को बिठा सकते हैं तो हम 5 साल पढ़ा के, कहाँ जाके इन्होंने जो हिट किया है कि नस्ल दर नस्ल, और जिनको कुछ नहीं आता वो भी हम पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। नो कमेंट्स, और मौका है, हम इस पे कुछ नहीं हमारे बच्चे तो 5 साल पढ़ने के बाद डॉक्टर बनते हैं। तो वो डॉक्टर तो सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं खाकान साहब, उनकी तो पढ़ाई खत्म ही नहीं होती। मेरे घर में है ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप साथ में ढोल भी बज रहे होंगे ना तो वो पढ़ रहे होंगे, डॉक्टर को फर्क ही नहीं पड़ता। तो डॉक्टर की लाइफ बड़ी टफ होती है, मतलब वो हमेशा पढ़ता रहेगा। साइमा, आप मुझे बताओ कि घर में अगर जो आप जानवर ज़िबा कर रहे हैं, कुर्बानी हो रही है, उसका लाइव टेलीकास्ट जाना है, ठीक हो गया, तो घर में एंकर कौन बनेगा? नहीं गड़ा मैं ही बनाऊंगी। नहीं, तुम्हें पता ही नहीं था। ये सीट तो मैं जाने नहीं दूंगी कभी। हद होगी, मतलब कभी चपड़ चपड़ बस भी कर दो यार, किसी और को दे दो। देखो किसी, अगर मैं कहीं दावत में भी गई ना, वहाँ भी मुझे माइक दे, साइमा प्लीज, मैंने कहा अभी यहाँ तो मुझे मुझे ये बताओ, बचपन से बात नहीं थी क्या? बचपन से थी, हाँ। माइक मुझे चाहिए था एनी टाइम। अब्बा जी मुझे जो है वो रेडियो स्टेशन लेके गए, रेडियो पाकिस्तान। आई वाज 6 years old, 6-7 years old। उस वक्त मैं नाते बहुत पढ़ती थी, आवाज़ अल्लाह ने दी थी, तो मैं नातिया कलाम पढ़ती थी। मुझे शौक था कि मैं नाते पढ़ूँ ना, और ऐसे कलाम तो मैं पढ़ती थी। बाकायदा मुझे जो है वो गिफ्ट दिए जाते थे ना फैमिली में भी, फिर वो चीज़ बढ़ती गई। जब आपको फैमिली से आपको बच्चों को वैसे गिफ्ट मिले ना तो उनमें वो जो काम कर रहे होते हैं ना वो उसमें ग्रूम होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। और फिर काम करने का शौक था कि वो एक कहते हैं ना पैदाइशी एंटरप्रेन्योर, जैसे इनके घर में पैदाइशी डॉक्टर हैं, हम एंटरप्रेन्योर से सारे, वो बच्चे भी, फैमिली भी, बिहाइंड दी फैमिली से सारे लोग। तो ये चीज़ है, आपके अंदर जो चीज़ होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो वो मैं शायद मेहमान बन के कहीं पे जाती हूँ अगर, तो वहाँ पर भी यही होता है कि बस साइमा आ गई है, इसको माइक दे दो, यही करेगी, ये तो कभी ऐसा हो कि यार बस कर दो साइमा नु, थोड़ी रात सांस लैन दो, सुकून यही तो नहीं कहते सब, मैं कहती हूँ बस कर दो, लेकिन वो कहते नहीं, टू बी कंटिन्यू। नहीं कहो, मैं किसी को सिखा देती हूँ, किसी को भेजो, मैं उसे ट्रेन कर देती हूँ, एटलीस्ट मुझे सुकून लेने दे। हाँ, ऐसा हुआ एक दफ़ा ना, एक महफिल थी, ये जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी जब एक इम्पोर्टेंस होती है ना तो फिर आपको खुशी होती है। और मैं जाती उसी जगहों में है जहाँ आपको अहमियत दी जाती है, वरना आप घर में रहें सुकून से। वैल्यू नहीं है, आपको ये बल्कि एक छोटा सा ऐसा कंटेंट भी है जो मैं अपने पॉडकास्ट में इंशाल्लाह इन कमिंग डेज में बताऊंगी। आपकी अपनी अहमियत जो है वो आपकी अपनी नज़र में है। वेरी ट्रू। अगर आप अपने आप को अहमियत देते हैं तो ज़माना आपको अहमियत देता है। तो वो मेरा एक कोट बड़ा मशहूर है कि आई लव माई सेल्फ। क्या बात है, मुझे अपने आप से मोहब्बत है, प्यार है, क्योंकि मैं अल्लाह की अमानत हूँ। सेम हियर यार, वहीं लौट के चली जाऊंगी तो दुनिया में रहूंगी अपने आप में फख्र करके और अपने आप को, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत पता है आपको भी लोग ये बात कहते होंगे, क्योंकि मुझे भी ये बहुत सुनने को मिलता है, यार तुम
मतलब लोग बूढ़े होते जाते हैं, तुम लोग दिन ब दिन जवान होते जा रहे हो, खूबसूरत होते जा रहे हो, और कभी उदास नहीं देखा, मतलब हमेशा फेस खिला खिला के। भाई हम जैसे आपको बाहर से खिले खिले नजर आ रहे हैं ना, वैसे ही हमारे दिल और ज़मीर भी खिले खिले। भाई मेरा माशाल्लाह दामाद लंदन में है, अब माशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरी बेटी की शादी है, और अब तो माशाल्लाह बहू भी आ गई है, उनकी भी एंगेजमेंट कर दी बेटे सास बन गई हो। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल दोनों बच्चों की शादी है। सास बनना, सांप नहीं बनना। प्रोडक्शन के नाम भी तो यही है ना, ऐसे एस प्रोडक्शन, सब कहते हैं सास प्रोडक्शन। तो नाम तो मेरे साइमा बन गई है सास। ये एक और आपने हमें दे दिया टॉपिक। कैसी सास होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छी हूँ, और कोशिश है कि बाद का पता नहीं। अच्छे पता है किस सूरत में होते हैं आप, जब आप अपने आप में रहते हैं, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। उनकी अपनी लाइफ है, प्राइवेसी है। क्योंकि मुझे मेरे बड़े ऐसे मिले, मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे इन लॉज में ऐसे लोग थे कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ रहने वाले, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करे तो लड़ाई का कोई सबब नहीं बनता। आपको पता है कि आजकल के बच्चे तो हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। वो तो जिस तरह से चैट जीपीटी और AI पे ज़िंदगी आजकल आ गई है, नहीं वो उस पे तलाश करेंगे सास को कंट्रोल करने के तरीके। फिर उससे पहले तो तुम्हें पता है मैं अपने ऑफिस में बहू को कैसे कंट्रोल किया। सास जो है वो सर्च करी होगी चैट जीपीटी, बहू को कंट्रोल करने के टोटके बताओ, और ये चीजें चल रही होगी। खान साहब, जहाँ पे खवातीन इकट्ठी हो जाती है ना, फिर उनको चुप कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें कंट्रोल करके, This is a very hot topic. Yes, you can continue. No issues. तो हमें बड़ा कंट्रोल करके अब यहाँ आना पड़ा है। तो जरा ये सास बहू का टॉपिक छिड़ा हुआ है, तो कभी सास बहू के चक्कर में आप पिसे? खुशकिस्मती से मेरा ख्याल है नहीं, इसलिए कि मेल कम मैं नहीं होता है ना, इधर घर आई अम्मा ने खींच लिया, तेरी वोटी ने है कीता, एक्चुअली उधर रूम में गए वोटी ने कहा तेरी अम्मा ने है कीता। असल में होता क्या है कि माँ और बेटे का एक रिश्ता होता है। ऑब्वियसली बेटा छोटा होता है तो बाहर भाग रहा होता है, स्कूल जा रहा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है फ्रेंड्स में चला गया, उसका माँ का इतना कोई ताल्लुक नहीं रहता है। ये रियलिटी है। जब वो कारोबार में चला जाता है तो वो पैसा कमाना शुरू कर देता है, तो माँ इज फाइन। जब उसकी बीवी आती है तो माँ की मोहब्बत अंदर से कहीं से और क्रिएट हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपनी बीवी को भी दे रहा है, अपनी औलाद को भी देना शुरू कर दिया है। क्योंकि वो जो लड़की आती है वो एक घर से आती है, वो अपनी 20-22 साल की जिंदगी छोड़ के आती है, ऑब्वियसली एक नए घर में, एक नई फैमिली के साथ। तो फिर अगर उसका हस्बैंड अम्मी अम्मी जान करता रहेगा तो दैट इज रॉन्ग। उसको अपनी बीवी का भी टाइम देना है। माँ सबकी अपनी अपनी राइट्स, माँ और बीवी में जो मर्द बैलेंस करता है वही कामयाब होता है। क्या बात जो अपनी बीवी की तरफ इंक्लाइंड होता है और माँ की तरफ नहीं होता, वो गलत है। जो माँ की तरफ इंक्लाइंड रहता है, 80% डाइवोर्सेस क्यों होती हैं आज के दिन में, कि जो लड़का मेल होता है, ना बहू का कसूर ना माँ का कसूर होता है मेल का। मेल माँ की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है और बीवी को ना टाइम देता है, ना वक्त देता है, वो ठीक है फिर तो वो कहती है थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज की बच्ची पढ़ी लिखी है, आज की बच्ची के पीछे माँ बाप स्ट्रांग हैं, वो कहते हैं आप छोड़ दें और आ जाएं घर, थैंक यू। दीज आर द रीजंस के बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बैलेंस क्रिएट करना बड़ा जरूरी है, और वो मर्द के लिए, और वो मर्द के लिए। अच्छा, जहाँ तक ये कोड़े पढ़ने चाहिए तो मर्द को पढ़ने चाहिए, ना सास को ना माँ को। ये मैं कह रही हूँ कमाल हो गया, एक मर्द ये बात कर रहा है, मैं तो बड़े क्लियर हूँ। कोड़े अब तो पढ़ने एक चाहिए। बिल भी पास हुआ है, अगर आप लोगों को पता चला होगा, अब तो बेगम को घूरना भी जो है ना, हाँ वो बिल्कुल का ये कुछ अर्सा पहले ये घूरना जो ना, घूरना भी जो है वो अदालत में अपनी बेगम है, जैसे मर्जी आप उसको देखे, कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, मजीद मज़े की जो है वो बातों का सिलसिला ऑब्वियसली जारी और सारी है। ब्रेक की जाने बढ़ना, लेकिन उससे कबल मैं साइमा चाहूँगी कि ईद का मौका है, खुशी का मौका है, कोई नाज़रीन के लिए चुलबुला सा पैगाम। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ईद कुर्बान है, और अपने जो अना है ना उसको कुर्बान कर दें। बाकी तो आप सब कुर्बानियाँ करती हैं, और जो गोश्त है उसको फ्रीज़ ना करें, ताज़ा गोश्त बांट दें, ताकि वो ताज़ा जो होगा तो वो लोगों के लिए भी ज़रा यूज़फुल होगा और आपके लिए भी, और रखा हुआ गोश्त ना खाएं प्लीज़, वरना आप लोग वही डॉक्टर साहब ने जो कहा कि बीमारी की तरफ चले जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच साइमा, आपके वक्त का। खाकान साहब हमारे साथ ही है नाज़रीन, इनसे ब्रेक के बाद कुछ और मज़े की बातें करेंगे, क्योंकि एक ऐसी फील्ड के अंदर जहाँ पे ज़्यादातर आपको सीरियस रहना पड़ता है, फिर ईद का मौका है, खुशियों का मौका, और कहते हैं दिल तो बच्चा है ना जी, तो क्या दिल, इनके दिल के अंदर भी बच्चा जो है वो छुपा हुआ है, या वो बच्चा भी बड़ा हो गया, तो ये ज़रा जानते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। बड़ी ईद
के रंग सच न्यूज़ के संग हम ये खुशियाँ मना रहे हैं, आप लोगों के साथ हैं। स्टूडियो से हम ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी मोहब्बतें जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं, ईद उल अज़हा हम मना रहे हैं और इस ईद का जो मकसद है, जो पैगाम है, ऑब्वियसली वो हमें मालूम होना चाहिए। और हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत, खुशियाँ, ऑब्वियसली सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो कोशिश करें कि खुशियों को बांटा जाए, क्योंकि जैसे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि जितना आप इन खुशियों को तकसीम करेंगे, बांटेंगे, ये बढ़ती चली जाएंगी और गम जो है अगर आप वो बांटेंगे तो वो कम हो जाएंगे। और इस वक्त हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और कोई ना कोई मसला मसाइल ज़रूर चल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका हमें मिला है, तो इस पे हमें सब जो घुल मिल के अगर बैठ जाए, कोई नाराज़गी है तो उसको दूर कर लें, ताकि इस ईद को, इस त्यौहार को खूबसूरती के साथ हम इंजॉय कर सकें। खाकान साहब हमारे साथ हैं। खाकान साहब बताइएगा, ईद के मौके पे सबसे पहला मैसेज या कॉल किसको भेजते हैं या किसकी आती है? सबसे पहला मैसेज एक्चुअली ईद वाले दिन मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल से दूर रहूँ। ओके। क्योंकि ये वाहिद दिन होता है जिससे आप दूर रह सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरे दिन मोबाइल खोलूँ, मोबाइल देखूँ और फिर जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी रिलेटिव्स, जितने भी हल्के के लोग हैं वो मुबारकबाद तो देते हैं। आप ईद के पहले रोज़ आप भी किसी को कॉल मैसेज नहीं करते? नहीं, मैं मोबाइल से दूर भाई फ़ोन तो दूरी कोशिश करता हूँ कि ना इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि पूरी फैमिली ने आ जाना होता है। ओके। तो वहीं पे होता है। तो अगर मैं पहला दिन और पहला जो पूरा टाइम होगा वो खाकान साहब का उनकी फैमिली की जी उसमें होता है, हिस्से में उसमें कोई फोन नहीं, नो फोन, कोई मैसेज नहीं, फिर दूसरे दिन सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो पूरा साल, फोन तो पूरा साल होता है ना, तो इसलिए वो होता है ना, जैसे यकीन जाने ईद के दिन हम उठते हैं ना, वाईफाई ऑन करते हैं, फ़ोन हैंग हो जाता है, इतने मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के भी जिनको पूरा सारा साल हम याद नहीं होते, उनको भी हम याद आ जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि चले एटलीस्ट वो भी हमें याद कर लेते हैं। क्योंकि अब एक कोई फ्रेंड है, उसने तो एक मैसेज लिखा और उसने भेज दिया 3000 फ्रेंड्स को, तो भाई वो मुसीबत में चले जाएंगे। अब उसका जवाब भी तैयार करना है, भेजना भी है। अच्छा, फिर अगर जवाब ना दे खाकान साहब तो फिर नाराजगी होती है। जी बिल्कुल। और ये कितनी दफा हुआ है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फोन ऑन करते हैं तो हैंग हो जाता है, मतलब इतने मैसेजेस होते हैं, अब हर एक को आप रिप्लाई भी नहीं दे पाते, तो बाद में कहते हैं आपने तो हमारे ईद का मैसेज भी खोल के नहीं देखा। जी बिल्कुल। फिर ये नाराजगी आती है। मेरा हमेशा ये होता है कि अगर आपकी इतनी मोहब्बत है, प्यार है, तो आप चले जाएं, घर मिल लें। क्या बात है। और 3 दिन में आपके पास, या फिर आप एक आधे मिनट की कॉल कर लें, दैट इज मच बेटर, क्योंकि मैसेजेस मोस्टली स्किप हो जाते हैं, तो कॉल आई थिंक बेटर ऑप्शन है। बचपन की ईद का कोई खूबसूरत वाकया आपको याद हो जो आप आज भी मिस करते हो, या दो बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या डिफरेंस देखते हैं? बचपन में सारे कजन्स इकट्ठे हो जाते थे, हम खेलते थे और स्पेशली पकड़न पकड़ाई होता था और बहुत ज़्यादा, मतलब हमें पता ही नहीं था कि ईद की बस कुर्बानी के लिए उसके जानवर के गिर्द इकट्ठे हो जाया करते थे। इसलिए फिर वो बस वही यादें हैं हमारी। वालिद साहब के साथ जाया करते थे नमाज पढ़ने के लिए। तो एक दफ़ा मेरे फूफा होते थे, वो भी फौत हो गए हुए हैं। मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे थे तो उन्होंने गलत नमाज पढ़ ली, तो नमाज पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा मौलवी ने मरवा देता। तो सारे हंस रहे थे कि भाई गलती आपकी और कह रहे हैं मौलवी ने मरवा दिया। तो ये छोटी छोटी यादें हैं हमारी, अभी साथ चलती हैं ज़िंदगी में। लेकिन जब से प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं फैमिली की, बच्चों की, तो इसलिए फिर अच्छा, आपका जो है आई थिंक पॉलिटिकल करियर भी आपका है, तो ये डॉक्टर, पूरी फैमिली जद्दी पुश्ती यही चलता आ रहा है, डॉक्टरी एंड डॉक्टरी, तो ये सियासत का शौक कैसे हुआ? सियासत का इसलिए जी कि मैं लास्ट 17-18 ईयर्स से एजुकेशन के फील्ड में डॉक्टर्स बना रहा हूँ, नर्सेस, इसी तरीके से डॉक्टरेट ऑफ फार्मासिस्ट हूँ, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जब एजुकेशन मैंने ही देनी है, फिर हॉस्पिटल क्रिएट किया 2012 में, और 650 बेडेड हॉस्पिटल इज़ ए ह्यूज हॉस्पिटल, तो और मेडिकल कॉलेज भी है। तो मेरी कोशिश ये है कि जब हेल्थ भी मैं दे रहा हूँ, एजुकेशन भी मैं दे रहा हूँ,
پھر اپنی عوام لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ کارڈ بھی میں دیتا ہوں. اچھا. تو سب چیزیں اگر یہی لوگ مانگتے ہیں, قوم یہی مانگتی ہے, یہی ان کی ضرورت ہے کہ یہ ان کے مسائل ان کو حل کیا جائے, تعلیم کے ہیں, صحت کے ہیں. تو حکومت اگر نہیں کر سکتی ہے تو پھر میں ان پر, اب میری حکومت ہے, میری فوج ہے, کوئی بھی ہو, تو میں ان پر انگلی اٹھاؤں تو وہ اچھا نہیں لگتا. تو بہتر یہ ہے کہ میں خود فیلڈ میں آیا اور میں نے ڈیلیور کیا اپنے لوگوں کو. الحمدللہ آئی ایم ڈیلیورنگ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فار دا لاسٹ more than 15 years. تو کامیابی سے, اور یہ دل کا سکون ہوتا ہے. یہ سیاست جو سی ہے نا, یہ نارملی لوگ مذاق سمجھتے ہیں یا پیسہ یا طاقت. ایکچولی جو آج کل کی خاقان صاحب جو سچویشن بنی ہوئی ہے نا سیاست کو اگر لے کر بات کریں تو لوگ پھر اوائڈ کرتے ہیں اس مسئلے کو کہ ہم مطلب کس پارٹی میں جائیں, کیا سیاست کریں. ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اس وجہ سے لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے یا صرف آنا نہیں چاہتے. ورنہ سیاست کی بات کریں تو یہ ایک بڑا ہی ایک خوبصورت, دیکھیں یہ ایک شعبہ ہے, خدمت خلق, اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا, اپنے لوگوں کی مدد کرنا, آپ ان کے عوامی ایک نمائندے ہوتے ہیں. ادروائز تو یہ بہت بڑا, بہت خوبصورت شعبہ ہے. بیسیکلی سیاست, میری کوشش یہ ہے, آپ نے جو سوال کیا کہ پالیٹکس میں کیوں آئے, میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آج تک سیاست میں جو آیا وہ پیسہ اور طاقت کے لیے آیا. میں نے اس کی جگہ کے اوپر ویلفیئر, جو ابھی آپ نے فرمایا ویلفیئر, میں نے اس کو فکس کیا اور خود میں نے عمل کیا. میں کسی سے ووٹ نہیں مانگتا ہوں, آج تک میں نے نہیں مانگا الحمدللہ, اور میں اپنا عمل کرتا ہوں, اپنا مینیفیسٹو ڈیلیور کرتا ہوں. یعنی آپ نے وہ ایک منشور نہیں رکھا کہ ہم آپ کے وہ مسئلے حل کریں گے روٹی کپڑے مکان کے, اور بعد میں ووٹ لیے اور خاقان صاحب نظر ہی نہیں آئے. بالکل بالکل ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں ڈیلیور کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تعلیم لوگوں کو خود نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے الحمدللہ. اور اگر اپنے ہمارے مذہب میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں, مکہ میں بیٹھ کے اور خلفائے راشدین نے جو پالیٹکس کی, وہ ویلفیئر کی پالیٹکس تھی. Obviously. تو میں وہی کر رہا ہوں الحمدللہ, آئی ایم سکسیسفل. تو عید کے یہ جو دن ہوتے ہیں, اب عید کا پہلا روز تو آپ کا وقف ہے, آپ کی فیملی کے لیے وہ کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, وہ تو چلتا آ رہا ہے, ایک روایت چلتی آ رہی ہے, اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو عید کا دوسرا تیسرا روز پھر کیا آپ اپنے عوام کے لیے, لوگوں کے لیے نکالتے ہیں, جاتے ہیں, ان میں گھلتے ملتے ہیں؟ جی الحمدللہ. کانسٹیچوئنسی میں NA48 یہی میری کانسٹیچوئنسی ہے, اور میں لوگوں میں ملتا ہوں اور بالکل جاتا ہوں ان کے ساتھ. جیسے قربانی کا یہ ہوتا ہے کہ 3 حصے کر دیں, میں صرف فیملی کو بلا کے گھر میں قربانی کا گوشت بنا کے کھلا دیا. جو ریسٹ آف جتنا بھی ہمارا گائے ہوتی ہے, بکرے ہوتے ہیں, دمبے جتنے بھی ہیں, وہ سارے کا سارا گوشت ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی میں, اپنے حلقے میں اور اپنے لوگوں کو. تاکہ یہ ہے کہ ہم وہ 3 حصے نہیں کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں میں نہیں رکھتا ہوں, گھر میں بالکل نہیں رکھتا ہوں. جو پکا دیا فیملی کو کھلا دیا, نہ فیملی والوں کو دیا کچھ, بس کھلا دیا نا, ان کا ختم ہو گیا, اس کے بعد تقسیم کر دیا. جی جی کیا بات ہے, سارا سال ہم کھاتے رہتے ہیں خاقان صاحب. دیکھیں جب بھی دل چاہتا ہے ہم لے آتے ہیں یا باہر کھا لیتے ہیں, لیکن جو ایک اس عید قربان کا جو مقصد ہے ایٹ لیسٹ ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے کہ آپ نے بانٹنا ہے, تقسیم کرنا ہے, اسٹور نہیں کرنا. وہ تو ہم سال کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں. جی بالکل. سو آئی تھنک یہ جو آپ کا پیغام ہے, آپ کے یہ جو کام ہے, آئی تھنک یہی ہر ایک پولیٹیشین میں یہی نظر آنا چاہیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ایک پالیٹکس یا ایک پولیٹیکل جو کریئر ہے اس کے اندر یہ ریالٹی بھی ہو سکتی ہے, صرف منشور یا باتیں یا وہ نعرے جو ہے وہاں تک بات نہیں ہوتی. اچھا مجھے بتائے گا کہ اوور آل اگر دیکھیں, جب ذرا مویشی منڈی پہ, بکرا منڈی پہ واپس ذرا فنی باتوں پہ آتے ہیں, تھوڑا سا جا کے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ میں صبر کتنا ہے. ویسے تو جو ڈاکٹری ایک فیملی سے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہمیں ان میں بڑا صبر نظر آتا ہے, لیکن بعض دفعہ ان میں بالکل صبر نظر نہیں آتا. تو ذرا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب جاتے ہیں مویشی منڈی, اوبیسلی آپ جاتے ہیں, جانور خریدتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ جو امتحان ہے وہ کس چیز کا دیکھنے کو ملتا ہے, خاص کر اس عید پر جب آپ مویشی منڈی آپ گئے جانور خریدنے کے لیے؟ بجٹ پہ زیادہ آپ کا جو ایک صبر ہے وہ آزما ہوا, یا پھر دیکھیں تو جو اوور آل وہاں پہ ایک سچویشن چل رہی ہوتی ہے اس پہ آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ خاقان آج تو بس ہو گئی ہے؟ نہیں, میرا فوکس ہوتا ہے کہ کوئی جانور جو پسند آ جائے.
क्या बात है, खूबसूरती पे, यानी क्योंकि इट्स ए बजट का मसला इंटरेक्शन। नहीं। ना उस पे मैं देखिए, एक आदमी है, उसने पूरा 11 माह अपने जानवर को पाला, खिलाया, कितनी कॉस्ट लगी है। अगर हम जाके और वो उसके भी साथ एक उम्मीद लेकर आते हैं, उम्मीद लेके आया है, तो अगर हम उसकी उम्मीद तोड़ दें तो वो क्या घर लेके जाएगा? बीवी बच्चे, उसने भी ईद करनी है। अच्छा, ये एक तो बात आपकी इस पे आई एग्री कि ठीक है, आपको जानवर पसंद आ गया, आपने बजट पे बहस नहीं की, बस जो है आपने दे दिया। अब जैसे आप हैं, आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं चले जो तो बिना बहस किए अफोर्ड कर सकते हैं, दे देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे ये जो मवेशी लेकर आए हुए लोग होते हैं, ये भी ज़्यादती भी उतर आते हैं। तो अब बाज़ लोग ऐसे हैं जो मुंह बोली रकम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर बारगेनिंग पे आते हैं। तो उनके लिए आई थिंक ये आप वाला रवैया थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है कि भाई उस बंदे से हमने मुंह मांगी रकम बोली, उसने तो निकाले जेब से ठट 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 और दे दिए। अब दूसरा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो 2 लाख से 1.5 पे आएगा, 1.5 से 1 पे आएगा। तो उनके लिए आई थिंक आपने समझते थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक उनके लिए भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो वे करके उसको तोल के उसका पर किलो के हिसाब से वो बेचते हैं। जैसे मेट्रो है, मेट्रो में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बकरे वो तोलते हैं और तोल के दे देते हैं। इसी तरीके से हिस्से होते हैं, जैसे गाय में हिस्सा डाल देते हैं, वो हिस्से में डाल दें तो वो डिस्ट्रीब्यूट उनके काम में हो जाते हैं। लेकिन ये जो कुर्बानी होती है, ये दिल और मोहब्बत और प्यार और अल्लाह के लिए होती है, और उधर हम जज्बा चाहिए ना। हाँ जी, बार्गेनिंग नहीं, मेरे ख्याल में बार्गेनिंग होनी नहीं चाहिए थी। और उन लोगों को भी बेचते वक्त ख्याल रखना चाहिए कि ये एक हम मजहबी फरीज़ा अदा कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम लूटे नहीं लोगों को और वो पूरा करने दें। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, कुर्बानी के दिन, अब चूँकि ये ईद तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आई है, तो वैसे इस ईद पे आपने क्या देखा है कि कुर्बानी के दिन किचन ज़्यादा गर्म नज़र आया, लोगों का मूड मिजाज किसी को कसाई नहीं मिल रहा, किसी का कसाई लेट हो गया है। ये हर साल का यही होता है, कसाई अवेलेबल नहीं होता, थोड़े कसाई हैं और बाकी लोग आज मौसमी कसाई वो आ जाते हैं, फिर वो ख़राब करते हैं, फिर वो नाराज़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये रूटीन है, ये हर साल ऐसे ही होता है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, फिर आपसे पैगाम लेते हैं। आपका क्योंकि ताल्लुक एक पढ़े लिखे घराने से है, डॉक्टरी फील्ड जिसको ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पेशा, एक फील्ड समझा जाता है, तो अब आपका मैं सेंस ऑफ ह्यूमर जानना चाहूँगी, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई व्लॉगिंग पे लगा हुआ है। तो अगर जानवर जो है वो उस पर एक व्लॉग बनाया जाता आपके घर में, तो उसका टाइटल आप क्या रखते? उस व्लॉग का टाइटल ये एक होता है, थंबनेल लिख देते हैं, जैसे हमारे ये ई ट्रांसमिशन है, जैसे हमारे प्रोग्राम सच सवेरा हमारा मॉर्निंग शो चलता है, तो एक टाइटल हमने दिया हुआ है, तो उस व्लॉग को आप क्या टाइटल देते? मैं खूबसूरत हूँ। अल्लाह जी, जानवर कितना खूबसूरत होगा, वैसे जानवर खूबसूरत है, मैं खूबसूरत हूँ, क्या बात है। ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो खाकान साहब आपका पैगाम नाजरीन के लिए? नाजरीन के लिए मेरा यही पैगाम है कि अपने साथ जो लोगों को जो थोड़ी कम आमदनी वाले हैं उनका ख्याल रखें, दिल में ख्याल रखें, उनको बार बार रिपीट करके ऐसा ना कहें कि ये गरीब हैं, या ये गरीब का वर्ड मुझे बड़ी नफ़रत है इस वर्ड से, ये नहीं कहना चाहिए। उनकी कम आमदनी है, रोज़गार उनको नहीं अगर मिलता, तो आप उनका ख्याल रखें और उनका मुकम्मल तौर पे ख्याल रखें, सिर्फ ईद के दिन नहीं, पूरे साल। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। ईद के रोज़ आप तशरीफ़ लाए, अगेन आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। नाज़रीन, ऑब्वियसली बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए, अब हम कहते हैं ये गरीब है, इसके पास तो आमदन नहीं है, या ये तो अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर सकता। देखें, अल्लाह के हजूर कौन ज़्यादा पसंदीदा है, कौन अजीज़ है, कौन सखी है, ये उसकी पाक ज़ात जानते हैं। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? तो खुदारा आप ऐसे अल्फाज से आप वाकई अवॉइड किया करें। बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात कही, किसी को गरीब हकीर ना समझा करें। अल्लाह के हजूर कौन कितना अजीज़ हो सकता है, ये बेशक वही ज़ात जानती है। और फिर ईद का जो मकसद है, जो ईद का पैगाम है, उसको ज़रूर फॉलो करें। और सिर्फ ईद के रोज़ ही नहीं, इस प्रैक्टिस को, जैसे हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं और ये 30 दिन हमारी प्रैक्टिस करवाता है कि बाकी 11 महीने हमने किस तरह से गुजारने हैं, तो इसी तरह ये ईद कुर्बान भी हमें यही पैगाम देती है, यही मैसेज हमारे लिए लेकर आते हैं कि हमने पूरी अब जो ज़िंदगी है या बाकी जो पूरा साल है वो हमने किस तरह से गुजारना है। तो हर दिन, हर लम्हा
ہمیں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا احساس کرنا چاہیے اور سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور یہ بڑی عید ہے, بڑی خوشیاں ہم منا رہے ہیں اور مل جل کر ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کیجیے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, لیکن یہ عید کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. یہ عید کے رنگ ہے, سچ نیوز کے سنگ ہے, تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن مجھے یعنی اپنی میزبان مہوش چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.